बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूं आपका मेज़बान तिहामा आज़म। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपके दिन का आगाज़ जो है वो अच्छा हुआ होगा। हम हमेशा अपने प्रोग्राम से ये तलकीन करते हैं कि अपने दिन का आगाज़ जो है वो एक लाइट से ब्रेकफास्ट के साथ साथ लाजमी तौर पर एक्सरसाइज से करना है। इसी के साथ साथ अपने दिन को जो है वो चंक्स में डिवाइड करना है, प्लान करके दिन का आगाज़ करना है, ताकि आप जो टास्क करें उसको एनालाइज कर सकें कि मैंने इसमें कोई कोताही तो नहीं कर दी, और अगले दिन के लिए आप मोटिवेटेड रहें, अपने बेहतर करते रहें अपने दिन को, अपनी ज़िंदगी को। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मोहम्मद सैफ साहब। उनसे मुल्तान में जो तरक्याती काम किए जा रहे हैं उस हवाले से तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। ख़ास तौर पर स्मोक का सीज़न है, AQI इंडेक्स में मुल्तान जो है वो ऊपर आ रहा है। इस हवाले से किस तरह की अवेयरनेस कैंपेन्स चलाई जा रही हैं, इसको कर्व करने के लिए क्या क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं। इसी के साथ साथ ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस की बात की जाती है। पाकिस्तान में जितना आसान होगा बिज़नेस करना, उतनी इकॉनमी जनरेट होगी और हमारी जो इकॉनमी में बेहतर होगी। मुल्तान की हद तक डिस्ट्रिक्ट मुल्तान में इस हवाले से क्या क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं, इस हवाले से भी तफसीलन सैफ साहब से बात करेंगे। और डेंगू के हवाले से भी तफसीलन गुफ्तगू करेंगे कि कितने केसेस जो हैं इस वक्त तक रिपोर्ट हो चुके हैं, इस मैनेज को कव करने के लिए क्या किया जा रहा है। इनके साथ हमारे साथ मौजूद होंगे माहिर इमरान साहब, जो कि सीनियर रिपोर्टर रूही TV हैं। इनसे तफसीलन आगाही जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये डेवलपमेंट को कवर करते हैं और इसी के साथ साथ जुडिशरी भी इनकी बीट है। वो भी इस हवाले से ग्राउंड की क्या रियलिटी है, जुडिशरी के कुछ इलेक्शंस होने वाले हैं, वो उनकी किस इस वक्त क्या रूटीन है, कौन इलेक्ट हो रहा है, क्या क्या गहमा गहमी है, किस तरह गहमा गहमी है, तफसीलन इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हम चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ। अस्सलाम वालेकुम सैफ साहब, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। तो हम गुड अल्हम्दुलिल्लाह। सर, हमारा क्योंकि मॉर्निंग शो है, हम हमेशा अपने गेस्ट से ये जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी रूटीन क्या होती है, वो अपने दिन का आगाज़ जो है वो किस तरह करते हैं। पहले ज़रा अपनी रूटीन बता दें, उसके बाद जो है हम अपने मौजू की तरफ तफसीलन चलेंगे। बस रूटीन यही होती है कि बस सुबह अराउंड 9-9:30 तक ऑफिस पहुंचते हैं और उसके बाद उससे पहले जो ब्रेकफास्ट है, और मैं बिल्कुल एक्सरसाइज कुछ नहीं होती। बस ये है कि सुबह उठते हैं, एक अच्छा ब्रेकफास्ट करते हैं और सीधा ऑफिस की तरफ भागते हैं बस। अब मैं सर आपको पहले से जानता हूँ, आपकी एक ख़ास रूटीन होती थी, आप एक रिचुअल को फॉलो करते थे। ये DC शिफ्ट में आने के बाद वो रूटीन टूट गई है, काम बढ़ गया है? ये है कि जाहिर सी बात है, जो फील्ड में जब आप होते हैं तो वहाँ पे काम और जो आपके असाइनमेंट्स हैं वो ज़्यादा आपके जो है ना वो असरटेन नहीं किए जा सकते। आपको नहीं पता होता कि कब जो है कौन सी इमरजेंसी है, कब कौन सा असाइनमेंट जो है ना वो आ जाएगा। वेल इन प्रीवियस लाइक जब आप मुझे जानते थे उस वक्त एक जाहिर सी बात है स्केजुअल्ड चीज़ें होती थी और एक स्केजुअल्ड तरीके से चलते थे। अब तो यहाँ बड़ा एक अनप्रिडिक्टेबिलिटी है फील्ड में, तो बस उसको कैटर फॉर करने के लिए फिर नाश्ता अच्छा हो जाए, यही बहुत है। बहुत है, इतना टाइम मिल जाए कि इतना नाश्ता मैं कर टाइम लूँ, मिल यही बहुत है, क्योंकि फील्ड में बहुत से काम जी है। सर, बिल्कुल। मुल्तान में हम देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा जो है वो रेनोवेशन की जा रही है चीज़ों की, मुल्तान को खूबसूरत बनाया जा रहा है, मुल्तान में नए पौधे लगाए जा रहे हैं। ये फॉर द टाइम बीइंग है, या इसमें तो हम परपेचुइटी देखेंगे, ये तवील तवालत होगी, मुल्तान को मज़ीद भी जो खूबसूरत बनाया जाएगा? नहीं देखें, पहली बात तो ये है कि वज़ीर आला पंजाब का इस बार बड़ा अच्छा विज़न है कि उन्होंने जो उनके शहर हैं पंजाब के, उन सब में कोई ऐसी बेहतरी लानी है जो आपको परपेचुअल दिखे, जो वाकई फॉर द लॉन्ग रन शहर की खूबसूरती में या शहर की कोई ईजीनेस में या शहर की कोई कन्वीनियंस में ऐड ऑन करे, या वो उसके अंदर एक एडअप हो। इसके साथ साथ जैसे फिर उसके बाद हमारे जो कमिश्नर साहब हैं सर आमिर करीम साहब, सर का भी एक बड़ा खूब ज़बरदस्त डेवलपमेंट का विज़न है, और आप लोगों ने देखा है कि उनके आने से एकदम से मुल्तान के डेवलपमेंट प्रोफाइल में बहुत तेज़ी आई है। बिल्कुल। कुछ बहुत खूबसूरत चौक्स आपके सामने आए हैं, कुछ अच्छी सड़कें की अपना रिपेयर एंड रिफर्बिशमेंट आपके सामने आई है। इसके साथ साथ अभी जो है ना हम लोग कुछ और 2-3 बड़ी जगहों पे काम कर रहे हैं, जैसे कि हम ब्रांड्स रोड का एक हमने प्लान बनाया है ताकि वहाँ कंजेशंस कम से कम हों। आपने पहला मुल्तान का प्रोटेक्टेड यू टर्न देखा है, आपने मुल्तान में 9 नंबर पे और सईदा वाला बाईपास पे सिग्नल्स ट्रैफिक लाइट्स लगती हुई देख रही हैं। तो ये चीज़ें जो हैं अल्टीमेटली मुल्तानियों के लिए, फॉर द मुल्तानीज इट विल बी अ कॉज ऑफ कन्वीनियंस एज वेल एज ब्यूटी, और कहीं ना कहीं उनको जो है एक बेटर लिविंग स्टैंडर्ड या बेटर स्टाइल ऑफ लिविंग देगी। और सर साहब, ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस की हम हमेशा बात करते हैं कि बिज़नेस कम्युनिटी के लिए हमने अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी है रादर दैन हर्डल्स के हम क्रिएट किए जाएँ। इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन क्या इंतज़ामात उठा रही है, कोई नए इकदाम उठाए जा रहे हैं, ताकि एक तो हमारे यहाँ मसला होता है कि कुछ रिटेलर हजरात को भी कुछ मसाइल का शिकार होते हैं, तो उन हवाले से क्या किया जा रहा है?
मुल्तान की इंतज़ामिया तो बेसिकली हमने जो वन काउंटर इस्टेब्लिश किए थे वो तो थे ही थे, लेकिन एक पंजाब लेवल पे इस वक्त एक बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव लॉन्च हुआ है जिसे आप ईबेस पोर्टल कहते हैं। ebiz.gov.pk पे जाके आप सब उसको विज़िट कर सकते हैं। ये एक ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस प्लेटफॉर्म है और आई मस्ट अपलॉड द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के वो इस वक्त इन चीज़ों को बहुत गहराई में सोच रहे हैं और वाकई दिल से दे वांट द बिजनेसमैन टू बी एबल टू कम एट ओनली वन फोरम एंड गेट वट एवर ही वांट्स in order to start a business or keep a business to be continued. अल्टीमेटली चीज़ ये है कि जो ईबिस पोर्टल अब आया है उसके अंदर कोई अराउंड नियर अबाउट देर आर 60-70 आई फॉरगॉट द फिगर, लेकिन इतने सारे जो बिजनेसेस हैं उनको जो है आप रजिस्टर कर सकते हैं अंडर वन प्लेटफॉर्म, एक ही पोर्टल के ऊपर। जब हम उसके अंदर वन विंडो की बात करते हैं वही वाला एग्जैक्टली यही चीज़ है, लेकिन इट्स विद अ वेरी गुड ट्विस्ट। वो चीज़ ये है कि लेट्स सपोज इफ़ यू वांट टू हैव अ पेट्रोल पंप और यू वांट टू start a food business or you want to start a catering service business or a marriage hall or a shop or anything, there are such a list over there कि आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करें आपको वो लिस्ट में ज़रूर मिल जाएगा। तो आप जो है उनको पोर्टल पे वहाँ पे एक एप्लीकेशन सी होती है बनी हुई, वो आपसे सारे कवाइफ लेगा उस पोर्टल उसके, और उसके बाद कह देगा कि ठीक है जी आपको आपकी रिसीट जनरेट कर देगा। अगर उस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए आपको कुछ पे करना है तो वो साथ साथ एक आईडी चालान भी जनरेट कर देगा। और उसके बाद जब आप आईडी चालान जमा करवा देंगे वो पोर्टल उठा के उस सारी इंफॉर्मेशन को आगे जो रेलेवेंट डिपार्टमेंट है उसको भेज देगा, वो उनके टैब में आ जाएगी। उस डिपार्टमेंट के पास एक स्पेसिफाइड टाइमलाइन है जो ईबिस पोर्टल खुद देता है कि इसके अंदर आपने अपनी तमाम कार्रवाइयाँ पूरी करनी है, और पूरी करने के बाद आपने ये चीज़, ये एनओसी या ये सर्टिफिकेट या ये चीज़ बना के वापस उसी बंदे के टैब में भेजनी है। जब उस बंदे के पास सारी टैब्स इकट्ठी हो जाएंगी जो जो उसकी रिक्वायरमेंट्स होंगी, वो उसको प्रोसेस के लिए दोबारा ईबिस पोर्टल पे डालेगा। जो भी उसका सर्टिफिकेट होता है ऑफ डूइंग बिजनेस या उसका जो एनओसी होता है, कुछ भी होता है, वो एक स्पेसिफाइड टाइमलाइन में जो ईबिस पोर्टल में लिखी हुई है वो दोबारा उसके टैब में आ जाती है और आपको आपका बिजनेस स्टार्ट करने का सनद मिल जाती है कि जी अपना बिजनेस स्टार्ट कर लें। सैफ साहब इस पर मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर लाइन पर मौजूद हैं, आबिद मुल्तान से उनका नाम है। जी आबिद अपना सवाल कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी आबिद सलाम, अपना सवाल कीजिएगा। देखिए सर, दो बातें जो ये मुल्तान को खूबसूरत बना रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, शायर बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इसके साथ इसकी हिफाजत नहीं हो रही। अच्छा, जैसे आप कलमा चौक से नवा शहर जाएं, एक हिरन लगा हुआ है, अब वो इतना बुरा लग रहा है, उसका कलर खराब हो गया है, उसकी लाइटें नहीं लगी हुई थी पहले, वो नहीं है, तो उसकी केयर भी करना जरूरी है। अच्छा, इसी तरह से बहुत से मकामात पे ऐसी चीजें देखने में आती हैं जो कि फिर हमें खूबसूरती से फिर वो जो है ना अच्छा नहीं लगता, तो इसके लिए भी इंतजाम होने जरूरी हैं। दूसरी एक खास चीज ये है कि खूबसूरती के साथ साथ लोगों की जान की भी हिफाजत की जाए। ठीक है। मेन रोड पे कहीं चले, कोई ऐसा गटर नहीं है जिसके साथ 6 इंच 12 इंच का खड्डा ना हो, तो लोगों का बहुत ज्यादा जो है ना उसमें एक्सीडेंट हो रहे हैं। मोटरसाइकिल वालों के गाड़ी के पीछे जाते हैं, मोटरसाइकिल लगता है, लोगों के बच्चों के हमल जाया हो रहे हैं, खवातीन के, और बहुत सारे। आप ठीक है आबिद साहब, समझ गए आपका सवाल। मैं ज़रा इसका जवाब ले लेता हूँ सैफ साहब से। ढक्कन भी है लेकिन वो रोड के अंदर खड्डे पड़े हुए हैं सारे, लेवल नहीं है किसी का। ओके जी सर, ये कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वही बात है कि एक दफ़ा रेनोवेट कर दिया, क्या वो परपेचुअल होंगे या नहीं होंगे, ज़रा इसका तफसीलन जवाब दीजिएगा। हाँ देखो, सीधी सी बात है, डेवलपमेंट जब स्टार्ट होती है ना तो वहाँ से स्टार्ट होती है जहाँ पे आपकी मेन रोड्स वगैरह सबसे पहले उनको देखा जाता है, बिकॉज दैट्स द रोड जो सबसे ज़्यादा ट्रैफिक ले रही हैं। इस वक्त हमारा जो फोकस है वो ये है कि हम मुल्तान की गली गली में भी जो है ना इंशाल्लाह उसकी रिपेयर वर्क का काम कर सकें। बट द थिंग इज़, चीज़ें हैं दे विल टेक टाइम, ये कुछ जाहिर सी बात है, टाइम लगता है। इट्स नॉट के हम जादूगर तो नहीं यहाँ बैठे हुए कि ताली बजाएं यूँ करके और सारा कुछ जो है ना ठीक हो जाए, वो अफसानवी कहानियाँ होती हैं। नॉट अ जीडी फ्रॉम यस एग्जैक्टली। तो
बस ये है कि वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट। इंशाल्लाह एक दिन आप देखेंगे आबिद साहब दोबारा इधर कॉल करेंगे और बोलेंगे कि आज उन्हें जो है ना जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो ख़त्म हो गए एंड अब हम। अच्छा, आबिद साहब के जो सवाल है ना वो कॉन्टेक्चुअल है, वो जो चीज़ वो देखते आ रहे हैं हमेशा से कि अच्छा ये एक चीज़ हमें देखी हुई नज़र आ रही है, क्या ये ऐसे ही रहेंगे या जिस तरह पहले हालात होते थे वो ख़राब हो जाएंगे दोबारा, तो वो उस तनाज़ुर में पूछना चाह रहे थे। टू अर्न द ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल, इतनी आसानी से नहीं आप जो है ना जनरल पब्लिक का ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस जीत पाते। बिल्कुल, तो टाइम ज़रूर लगता है और बड़ी कंसिस्टेंट मेहनत लगती है। बीच में कई लोग अगर हार जाते हैं तो फिर वो ट्रस्ट दोबारा वहीं ज़ीरो पे आ जाता है। तो ये है कि इस बार आई थिंक कि जो इस वक्त गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं वो परसिस्टेंट हैं और परसिस्टेंट रहेंगी और इंशाल्लाह अल्टीमेटली पीपल विल हैव द अल्टीमेट ट्रस्ट ऑन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब दिस टाइम। ओके, सर साहब हम ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस की बात कर रहे थे, उसके हवाले से ज़रा आप ई बिज़नेस का आपने तफसीलन हमें समझाया। अब ज़रा मुझे से बताएं, आप उन ऑफिसर्स में से हैं जो डाटा पे बिलीव करते हैं। अगर मैं आपको कहूँ विद एन एग्जांपल स्टैट्स के तौर पर समझाएं कि पहले क्या हो रहा था और ये इस पोर्टल के बनने के बाद क्या बेहतरी आएगी, विद एग्जांपल ऑफ हाइपोथेटिकल स्टैट्स। बिल्कुल, इसको यूँ समझ लें कि लेट्स से कि अगर एक बिज़नेस आप स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए आपको आपने लैंड परचेज़ की है, आपको उस लैंड की कन्वर्जन करवानी है कमर्शियल। ओके, ठीक है, या अपनी एग्रीकल्चर लैंड को कमर्शियल कन्वर्ट कर रहे हैं। ओके, और उसके बाद जो है आपने फिर उसके ऊपर इंस्टॉलेशंस करनी है, फिर इंस्टॉलेशंस के बाद उनकी फिनिशिंग करनी है और फिर कहीं जाके अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल। दिस प्रोसेस कैन टेक अप टू 2 years और 3 years ऑल्सो। ओके, वाई? क्योंकि दो वजूहात होती हैं इसमें, एक ब्यूरोक्रेटिक एक्टिविज्म है, बिल्कुल है, वो हर जगह प्रेजेंट, बिल्कुल, कहीं ना कहीं कभी ना कभी आप उसको फेस करते हैं। तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि जो बिजनेस करने वाला है वो खुद भी जो है ना कभी कभी जो है इजी हो जाता है या कभी कभी जो है ना खुद उसको वैसा टाइम नहीं दे पाता है। वो कहता है या उसको चिढ़ आती है कि इतने चक्कर क्यों लगाने पड़ रहे हैं, कहता है इससे बेहतर है बिजनेस ही ना करूँ एंड ऑल दैट। ये देयर आर सेवरल फैक्टर्स जो इस तरह के व्हेन इट कम्स इनटू प्ले वो उस केस को बिगाड़ते हैं। सर माज़ा चाहूँगा, इस वक्त हमारे साथ मज़ीद एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, तहसीन मुल्तान से उनका ताल्लुक़ है। जी तहसीन, अपना सवाल कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम। जी मैंने ये बात करनी थी कि जैसे मुल्तान शहर को खूबसूरत बनाया जा रहा है तो प्लीज़ गलियों पे भी तवज्जो दें। गलियाँ इतनी ख़राब हैं, इतने गड्ढे हैं पड़े हुए और कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, कोई सफाई करने नहीं आता। जबकि कहा जा रहा है कि सूबा पंजाब जो है वो टीमें बहुत काम कर रही हैं, कूड़ा उठा रही हैं, लेकिन हमारी साइड पर बहुत ज़्यादा कूड़ा है और खड्डे इतने ज़्यादा हैं, गलियाँ बहुत ख़राब है। जी तो तहसीन साहिबा, नोट करवा दें अपना जी और अपना जी, एड्रेस तहसीन नोट करवा दें। मैं सफाई के हवाले से अभी चेक करवा लेते हैं और अगर इनके पास सफाई वाले नहीं आ रहे तो हम उनको लिटरली सस्पेंड कर देंगे। ठीक रही हूँ। ये साहिब-उज़्ज़मा के पास जो है अली स्ट्रीट, अबू बकर स्ट्रीट, जी तहसीन साहिबा, साहब साहब कह रहे हैं कि आप अपना एड्रेस और आपके जो इलाके हैं वो प्रोड्यूसर साहब को नोट करवा दें। अगर कोई ऐसी कोताही होगी तो फ़ौरन मौके पे उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और आपका जो काम है आपकी सफाई सुथराई मोहल्ले की वो लाजमी की जाएगी। नाज़रीन, इस डेवलपमेंट में मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे साहब से मुल्तान के डेवलपमेंट के हवाले से और जानने की कोशिश कर रहे थे कि इस वक्त मुल्तान में क्या नए इकदाम उठाए जा रहे हैं, शहर की रेनोवेशन हो रही है, डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया जो है वो मज़ीद किस तरह के इकदाम उठा रही है। ख़ास तौर पर ई बिज़नेस का जो पोर्टल कायम कर दिया गया हुकूमत पंजाब की तरफ से, मैं चाह रहा था कि ज़रा वो आसान तौर पर ज़रा समझा दें साहब कि इस वक्त उसके हवाले से क्या काम किया जा रहा है। जी साहब, आप एक एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहे थे, वो ज़रा अपनी बात को कम्प्लीट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जैसे मैं आपको बताया था ना कि अगर आपकी कोई ज़रूरी ज़मीन है और उसको आप कमर्शियल एक्टिविटी करना चाह रहे हैं तो ये प्रोसेस बड़ा लेंदी और कम्बरसम था। अब जो चीज़ है कि अब जैसे कि ई-बिज़ पोर्टल है तो इसके ऊपर आपको ना तो अपनी फ़ाइल लेके जगह जगह भागने का झंझट है, ना आपको कोई आपका कोई कोताही आपसे होगी, ना आपकी कोई उकताहट होनी है कि यार मैं क्यों बार बार जा रहा हूँ, अफसर नहीं मिल रहा, जा रहा हूँ तो क्लर्क नहीं मिल रहा, जा रहा हूँ तो फाइल नहीं मिल रही।
और फिर उसके बाद एक ऐसी चीज़ है कि लाइक इन चीज़ों के ऊपर जो है ना आप वो करते थे, जाहिर सी बात है लेन देन भी होती थी। तो ये चीज़ें जो है ना कहीं एक बिज़नेस स्टार्ट करने वाले को डिसहार्टनिंग होती हैं, उसके लिए उसका दिल ख़राब करने वाली बातें होती हैं। वो अल्टीमेटली अब ये है कि इस पोर्टल के ऊपर ये जो चीज़ है ब्लैक एंड वाइट है, आपके सामने है, आपने करनी है। अगर जिस ऑफिसर मजाज के पास उसकी वो गई है, अगर वो नहीं करता उसको स्पेसिफाइड टाइम लाइन में, उसको पेनलाइजेशन होगी, वो उसको पेनलाइज किया जाएगा। मैं वही पूछना चाहता था, रिड्रेसल किस तरह होगा? बिल्कुल। ठीक है। और अगर लाइक अभी एक बिजनेस है जिसको स्टार्ट करने के लिए 10 से 12 एनओसीज चाहिए, तो एज सून एज वो इनिशिएट होता है, हर बिजनेस, हर जो एप्लीकेशन जिसके पोर्टल में गिर रही है आके या जिसके टैब में गिर रही है, उस अफसर के पास एक स्पेसिफाइड टाइम है। ओके, सही है ना। उन सब ने उन स्पेसिफिक जो उसकी रिस्पेक्टिव होंगी, लाइक हो सकता है कोई डिपार्टमेंट को 3 दिन मिले, किसी डिपार्टमेंट को 1 महीना मिले, लेकिन वो साइमल्टेनियसली सबके टैब में आ जाए और सबके 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन, महीना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। एज सून एज द लास्ट वन इज कंप्लीटेड, फाइल पूरी कंप्लीट होकर वापस आगे चली जाएगी फॉर प्रोसेस कि अब ये इतने टाइम के अंदर प्रोसेस हो जानी चाहिए। फर्ज करें कि एक फाइल मूव होती है, उस पर 3 दिन का टाइम दिया जाता है, आपके ऑफिस में एक बात आती है कि इसमें 3 दिन के अंदर आपने काम करना है, वो 3 दिन में काम नहीं होता, फिर उसका क्या लाएमल है? फिर उसका लाएमल ये है कि मैंने तो फिर भी करना है, लेकिन फिर मैंने रीज़न लिखना है फॉर डिले। ओके, कि मैंने रीजन लिखनी है कि मैं डिले क्यों की, क्योंकि वो अब रेड में फ्लैश होगी पीछे पोर्टल पे कि ये अफसर जो है ना 3 दिन के अंदर, या ये इदारा जो है 3 दिन के अंदर अपना ये वाला टास्क अचीव नहीं कर सका। अब वो रीजनिंग दें, और अगर वो रीजनिंग उनको समझ में नहीं आई तो फिर कोई चिट्ठी या कोई लव लेटर आएगा ऊपर से जो आपको बताएगा कि आपने गलती की है, कोताही की है। तो ये एक कंज्यूमर साइड से जो बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स हैं या जो बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, इवन वो लोग इसमें आहिस्ता आहिस्ता बिजनेस की कंटिन्यूटी भी डाल देंगे। इट इज़ फॉर द एंटरप्रेन्योर्स जो नए बिजनेस में एंटर हो रहे हैं या पुराने बिजनेस जो के लिए? पुराने हैं वो भी, उनको भी अगर अपनी कंटिन्यूटी के लिए कोई चीज़ चाहिए तो वो भी इस पे अवेलेबल है। ओके, इसके ऊपर टैक्स कनेक्ट का थोड़ा सा सवाल बनता है कि कुछ वो इस पे मजीद भी गुफ्तगू करेंगे। मैं ज़रा महार साहब की तरफ मूव करना चाह रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम महार साहब, कैसे हैं? माजद खां हूँ, ज़रा डेवलपमेंट के ऊपर बड़ी तफसीलन गुफ्तगू हो रही थी और बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा। बिल्कुल, ऐसे शहर के कुछ नए इकदाम जैसे उठाए जाते हैं तो उन पर फिर सवाल उठते हैं, ज़रा समझने की कोशिश की जाती है। आप भी बड़ा तफसीलन कवर करते हैं डेवलपमेंट को, बड़ी गहरी निगाह होती है आपके हर छोटे से छोटे मसले पे। मुल्तान का एक देरीना मसला था कि कचहरी चौक पे जो ट्रैफिक है वो ब्लॉक रहती है, अरसा दराज से दहाइयों से मसला था। वो मसला कुछ हल किया गया, वकला हजरात के लिए अलहदा पार्किंग प्लाजा जो है बनाया गया। अभी भी कुछ जो है वो उधर नज़र आ रहे हैं, कुछ लैप्सेस हैं, उनको किस तरह कवर किया जाएगा? और आप अपने एक्सपीरियंस से भी बताएं कि क्या ये बेहतर होगा मामला, ये मामला या वो ये मामला लटक जाएगा? अच्छा, तो हमें भाई ये एक ज़बरदस्त बात इसलिए भी थी, जैसे ही ये कैंपेन चली और गाड़ियाँ पार्किंग प्लाजा में वकला की शिफ्ट हुई, जो कचहरी चौक पे एक तकरीबन 40 साल से ज़्यादा अरसे से सड़क पे खड़ी गाड़ियाँ होती थी और लोग जो है बूढ़े हो गए लेकिन ये गाड़ियाँ नहीं हटी। जैसे ही इसको जो रिमूव किया गया यहाँ से और पार्किंग प्लाजा बना दिया गया, वहाँ पे शिफ्ट हुई, तो लोग बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे कह रहे थे कि ये बहुत अच्छा इक़दाम है। साथ एक भी तहफ़्फ़ुज़ात भी हो रहे थे कि लॉयर्स दोबारा ये खड़ी कर देंगे, तो ये इम्पॉसिबल है कि ये अपने पार्किंग प्लाजा में नहीं जाएंगे। SOP जो तय हुई थी, वो एक मीटिंग हुई कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान साहब से जो डिस्ट्रिक्ट इनकी बार उहदे दौरान की, उसमें SOP ये तय हुई थी कि जो नया पार्किंग प्लाजा बना है उसमें 220 गाड़ियों की जगह है और वकला की गाड़ियाँ वहाँ पे सिर्फ वहाँ पार्क होंगी। अच्छा, ये सिर्फ गाड़ियों के लिए है या बाइक्स भी हैं उधर? नहीं, सिर्फ अभी फिलहाल गाड़ियों के लिए, क्योंकि बाइक्स की वकला की ऑलरेडी पार्किंग वो है उनके अंदर ही है, वो बाहर रोड पे नहीं है, वकला की मोटरसाइकिल्स की पार्किंग। ओके, अच्छा, अब हुआ क्या कि वो 220 गाड़ियाँ, 7000 की तादाद है डिस्ट्रिक्ट बार में लॉयर्स की। 7000 में आपको पता है 200-300 लॉयर्स के पास तो गाड़ियों पे ही आते हैं, बाकी जो है वो उनकी बाइक्स हों या वो गाड़ियाँ उनको छोड़ के चली जाती हैं, जिस तरह भी उन्होंने सेटअप बनाया हुआ है। अब क्या हुआ, वकला की गाड़ियाँ तो वहाँ पे शफल होगी। SOP ये तय हुई थी, जो साइलिन हैं, जो रोज़ाना 20,000 लिटिगेंट्स आते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, आखिर उन्होंने भी तो किसी जगह पे गाड़ियाँ खड़ी करनी है, तो वो कचहरी चौक पे उनकी गाड़ियाँ खड़ी होंगी, लेकिन उस पर एक येलो लाइन लगा दी जाएगी और वो लाइन सड़क से अंदर होगी। आपको पता है कि जब कोई भी फ्लाईओवर हो तो उसके अंदर अच्छी स्पेस होती है, 1-1.5 गाड़ी जो है वो खड़ी हो सकती है सड़क से हट के भी, तो वो एक अच्छी स्पेस थी, कवर भी हो सकती थी और रोड भी बुला के ना। इस चीज़ पे फिर एग्रीमेंट हुआ
MOU हुआ एक बाकायदा तौर पर ज़िला इंतज़ामिया के माबैन और बार अहदेदारान के। अब वहाँ पे दोबारा साइलिन की गाड़ियाँ खड़ी हैं, लॉयर्स की गाड़ियाँ नहीं। एक तो जो लॉयर की गाड़ी खड़ी होगी उस पर चलान होगा, वो खड़ी नहीं करने देंगे, वहाँ पे बार वर्कर्स हैं वहाँ पे मौजूद है। दूसरा क्या हुआ कि जो यहाँ पे ट्रैफिक ऑफिसर्स ने बाकायदा तौर पे लिफ्टर खड़े कर दिए हैं। अगर सड़क पे कोई गाड़ी खड़ी करेगा तो वो लिफ्टर उठा के जाएगा। उठाने का मतलब ये है 2000 का चलान। पहले लॉयर्स जो है वो लड़ाई झगड़ा करते थे, उनके पास स्पेस नहीं होती थी। अब उनके पास कोई जवाब नहीं है आगे बात करने का। लॉयर्स अपनी गाड़ियां अब आवाम कहती है कि यहाँ गाड़ियाँ क्यों खड़ी हैं। उन्हें इस लॉजिक की समझ नहीं आती कि ये देखें कि कचहरी में 20,000 लोगों ने आना है, कचहरी में डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस है, उसकी गाड़ियाँ भी बाहर जो लोग साइलिन डिप्टी कमिश्नर ऑफिस आते हैं, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स के ऑफिस हैं, ACs के ऑफिस हैं, अकाउंट ऑफिस है इतना बड़ा। हर महकमे के लोग जो हैं वो अपनी गाड़ी पे आते हैं अकाउंट ऑफिस में। आपको पता है कि कोई बिल क्लियर कराना है कुछ भी, तो उन सारों की गाड़ियां जो है वो चौक कचहरी पे ही खड़ी होंगी। इसलिए लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये समझने की ज़रूरत है कि गाड़ियां जो है अभी भी वो कह रहे हैं देखो वकला ये तो इंतज़ामिया कुछ नहीं कर सकती। अच्छा, वो उसकी मार साहब आपने भी देखा होगा कि चौक के ऊपर कुछ जो है वो गाड़ियां खड़ी होती हैं, बिल्कुल जो हमारा कचहरी चौक है उसके जो गोल चक्कर बनता है उधर कुछ गाड़ियां पार्क हो जाती हैं। हम अभी ये आप 4 दिन पहले की तो बात कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, जब से प्लाजा जो है वो बन चुका है अब किसी की जरूरत नहीं है। वहाँ लिफ्टर भी खड़ा है, ठीक है, वहाँ पे बाकायदा तौर पे चलान भी हो रहे हैं। लिटिगेंट्स को तो नहीं छोड़ना, आपको पता है लॉयर्स कम्युनिटी एक बड़ी कम्युनिटी थी, उनके पास स्पेस नहीं थी, जवाब भी था कि हम कहाँ के लेके जाएंगे। बिल्कुल। अब वो जवाब ख़त्म हो गया है, इसलिए अब सिर्फ साइलिन की और सड़क पे नहीं होंगी। जो भी गाड़ी सड़क पे होगी आप रिपोर्ट करें, मैं करूं, उसी वक्त उन पे जुर्माना भी होगा, इवन के FIR तक हो जाएगी। अच्छा। इतनी सख्ती जो है ये अब कर रहे हैं और बहुत अच्छा ऐसा इकदाम है। शहर की ब्यूटी जो है वो उसमें इजाफा होगा। इसी के साथ साथ बिल्कुल ज़ीरो पॉइंट है मुल्तान का। अगर वहाँ पर ही शहर जो है वो इतना बेहंगम और ट्रैफिक वहाँ पर लगेगी तो एक सॉफ्ट इमेज के लिए भी एक बड़ा मसला है मुल्तान की। माहिर साहब, सैलाब मुतासरीन को आपने बड़ा एक्सटेंसिवली कवर किया। वहाँ पर इस वक्त असेसमेंट का अमल क्या मुकम्मल हो चुका है? कुछ वादे किए गए थे कि उनको चेक्स अब दिए जाएंगे, असेसमेंट क्योंकि कंप्लीट हो रही है, तो वो मरहला कहाँ तक पहुँचा? अच्छा तमाम भाई, ये ना इस वक्त सिर्फ जलालपुर पीरवाला के कुछ जो मौजे हैं वो रह चुके हैं, क्योंकि वहाँ पे अभी भी सैलाबी पानी बहुत ज़्यादा तादाद में है। रात की जो रिपोर्ट है कल तक की 87% जो है वो मुकम्मल हो चुका है सर्वे। पीछे आपको पता है सिर्फ अब 23% ही रह गया है। तो जैसे ये मुकम्मल होगा, अच्छा मुल्तान में सिटी, शुजाबाद और मुल्तान सदर ये कंप्लीट हो चुका हुआ है, और यहाँ की अभी डिसम्बर्समेंट भी जो पैसों की तकसीम है हुकूमत पंजाब की जानिब से, मरियम औरंगज़ेब साहब आई थी, उन्होंने बाकायदा इफ्तिताह भी किया था। लोगों को रकूम मिल रही हैं, 10,000 लोग इस वक्त तक मुस्तफ़ीद कल तक हो चुके हुए हैं, आज भी इस वक्त चल रहा है। मुल्तान में स्पोर्ट्स ग्राउंड है, इसी तरह दीगर शुजाबाद में भी जगह है, सिटी का अलग एरिया है। तो उन तमाम लोगों को, हाँ कल एक मुजाहरा हुआ कि हमें पैसे नहीं मिल रहे लोग। इशू ये है कि अब ये तरतीब वाइज जो है डेली 500 लोगों को बुलाना होता है, और आपको पता है 70-80 हज़ार बंदे को जब ये सर्वे में देने हैं रकम। तरतीब वाइज जब आप बात करें तो कि ये हर मौजे के एक मौजा पे करते हैं, उसके बंदों को बुलाया जाता है। अच्छा, इसके अंदर एक ज़ेली सवाल एक और ऐड कर लीजिएगा। मार साहब, कहा जा रहा था लोगों का एक मसला ये था कि स्टेक होल्डर्स को शामिल नहीं किया जा रहा, खुद असेसमेंट की जा रही है, पटवारी हजरात जो है असेसमेंट करें, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के जो मेंबर्स हैं, लेकिन जो उधर लोगों के नुमाइंदगान हैं उनको इसके असेसमेंट के अंदर शामिल नहीं किया गया। ये तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए गए थे, या आपको लगता है कि बेहतर अमल हुआ है, अच्छे तरीके से जो है वो असेसमेंट का अमल जो है वो पूरा हुआ है? देखें, सर्वे को मैंने बड़ी ब्रीफली उनके साथ जाके कवर किया है। 5 जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के लोग थे, अर्बन यूनिट वहाँ पे था, पटवारी वहाँ पे था, अच्छा आर्मी के वहाँ पे पर्सन्स थे, उसके साथ एग्रीकल्चर का कोई नुमाइंदा था, तो लाइफ स्टॉक का वहाँ पे था। ये तमाम लोग जो ना ये एक ब्रीफली वो कर रहे थे, सर्वे कर रहे थे। मेरा नहीं ख्याल कि उसमें मेरा, आपका, मीडिया का या किसी का होना जो है वो हाँ कहीं पे अगर सर्वे नहीं हुआ तो वो उनके लिए ग्रीवेंस जो रिड्रेसल सेल कमेटी बनाई गई है, और वो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साहब भी हैं जो इसको देखते हैं। किसी का सर्वे, किसी को तहफ़्फ़ुज़ात है, मेरा काम हुआ है, मेरे इलाके में नहीं है, तो वो उसमें दे सकते हैं, अभी भी उनके पास ऑप्शन मौजूद है। मार साहब, इस पर तफसीलन गुफ्तगू करेंगे, और इस वक्त नाज़रीन वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम माहिर इमरान साहब से गुफ्तगू कर रहे थे और जानने की कोशिश कर रहे थे कि असेसमेंट का मरहला जो है वो कहाँ तक पहुँचा, कितने लोगों को जो है वो डिसम्बर्समेंट हो गई है, उनको फ़ंड्स मिलना शुरू हो गए हैं, और क्या लोग जो हैं वो इससे नालां हैं या लोग जो हैं वो खुश हैं इसके कि हमें सही तरीके से जो है वो हमारी दादरसी भी हो रही है और हमें पैसे भी मिल रहे हैं। अब पंजाब बार काउंसिल के इलेक्शंस के आखिरी मराहिल में हैं। इस वक्त जानने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त ग्राउंड रियलिटी क्या है, किस तरह की गहमा गहमी है। जी माहिर साहब ज़रा तफसीलन बताइएगा आप, क्योंकि जुडिशरी को भी कवर करते हैं। देखें इंतहामा 3 दिन रह गए हैं। 1 नवंबर से जो है इंतखाबात का पोलिंग डे है और मुल्तान में बाकायदा जो पोलिंग ऑफिसर्स हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, उनको अभी नामजद कर दिया गया और वो जुडिशरी के एडिशनल सेशन जजेस जो हैं इस तमाम पोलिंग के अमल में वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर के तौर पर अपने किरदार सर अंजाम देंगे। पंजाब बार के पूरे पंजाब में सबसे बड़े इलेक्शन में से यही होते हैं, 5 साल बाद हो रहे हैं और ये वकला के वो वाहिद इलेक्शन है जिनका दौरानिया 5 साल के। इनको पर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां भी होती हैं। जब भी कोई बार जो है अपनी प्रोटेस्ट कर रही होती है या किसी भी हवाले से हुकूमती रद्दअमल की हुकूमत का कोई ऐसा एक्शन होता है, उसमें रिएक्शन के तौर पर जब वकला बाहर निकलते हैं तो उसमें पीछे जब देखें उसके कॉन्टेस्ट में तो लेटर जो है वो पंजाब बार काउंसिल का होता है। वो लेटर जारी करते हैं कि अब हड़ताल करनी है, वो लेटर जारी करते हैं कि ये लॉ जो है वो सही नहीं बना या ये ठीक हो गया। तो सारा जो वकला की जितनी भी सरगर्मी है उनको लुक आफ्टर करने के लिए जो है ये पंजाब बार काउंसिल का इदारा है। ये साथ वकला की फलाह बहबूद को भी देख रहा होता है। ये वो तमाम जो पंजाब में होने वाले जितने भी, इवन के पाकिस्तान में भी आपको पता है कि जब पाकिस्तान बार काउंसिल पंजाब बार काउंसिल के साथ लाएअमल बना के ये कुछ भी अगर कोई मुहिम चलाना ही होती है या कोई भी इशू होता है तो ये मिल के चल रहे होते हैं। तो इसलिए ये बड़ी अहमियत के हामिल भी हैं। लॉन्ग ड्यूरेशन भी है 5 साल, और उसमें इन तमाम चीज़ों को देखने के लिए जो इंतखाब बहुत ज़रूरी होता है कि इंतखाब ऐसे लोगों का हो जो वाकई ये डिज़र्व करते हों कि वो जो लॉयर्स की फलाह बहबूद के लिए भी काम करें, जो यहाँ के लिटिगेंट्स के लिए भी काम करें, कोर्ट्स में अमेंडमेंट्स हैं लॉज की, ये तमाम चीज़ों को देखने के लिए मुल्तान की मैं बात करूं तो 24 उम्मीदवार मुल्तान में हैं और 4 उम्मीदवारों ने बनना है, 4 वोट हैं, 24 उम्मीदवार इस वक्त मद्दे मुकाबिल हैं, जिसमें कुछ ऐसे भी हैं जो कि बड़े जो है मंजे हुए हैं, पहले मुख्तलिफ यानी हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के इन ओहदों पे रहे हैं, सदारत के, इवन के पंजाब बार पे भी रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं जो नए हैं जो कहते हैं कि चेंज हमने लाना है। अलग अलग इन लोगों का मंशूर है, लेकिन बड़ी गहमा गहमी है हम देख रहे हैं। आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक अगर मैं जानना चाहूँ कि हमेशा होता है ना कि कुछ 3 से 4 कैंडिडेट्स 5 कैंडिडेट्स इन्हीं में ही मुकाबला सख्त होता है, बाकी कैंडिडेट्स चलें मुकाबले में तो होते हैं लेकिन उन पे मुकाबला इतना सख्त नहीं होता। अगर मैं आपसे कहूँ कि किन 5 या 4 कैंडिडेट्स में मुकाबला सख्त देखने को मिलेगा, 1-2 वोट आप तो कह देंगे, लेकिन मैं डिस्ट्रिक्ट बार में नहीं जा सकूँगा वहाँ पे, क्योंकि हर किसी का एक बड़ा जत्था है, बहुत बड़ा ग्रुप है, तो ये कहना कबल अज़ वक्त होगा। कंपटीशन सारों में बराबर है, ठीक है, लेकिन एक दुख अफसोस की बात ये है कि करोड़ों रुपए का ये इलेक्शन जो है वो हो गया। हालांकि रोका गया था खाने नहीं खिलाने, हर बड़े से बड़े होटल्स पे खाने चल रहे हैं और ये इतना महंगा हो गया कि एक आम बंदा जो है वो लड़ ही नहीं सकता। 1 लाख रुपए फीस दोगे तो फिर आपको जो है इसमें इंतखाब के लिए अहल है। अच्छा, 1 लाख पिछले 5 साल पहले 40,000 था, इस मरतबा 1 लाख हो गए। 1 लाख से हट के जो बार्स हैं उनमें जाना, फिर कंपेन करनी और हर बार में खाना खिलाना, कोई 5 करोड़ तक का ये इलेक्शन है, 5 करोड़ तक का जी, 1 पर्सन का ये पूरा, क्योंकि 5 साल का होता है तो 1 साल की जो कंपेन होती है वो कम से कम होती है, वो मिनिमम। हर लॉयर की दुख सुख में जाना है, शादी में जरूर शिरकत करनी है, फौतगी में करनी है, वो चाहे डीजी खान बैठा है, वो चाहे राजनपुर है, चाहे वो पूरा ऐसे बागम बाग जो है वो लगी होती है, लोधरा है, खानेवाल है, बिहाड़ी है। तो एक तो महंगे हैं जो नहीं होने चाहिए, जिन पे सख्ती इवन के रूल्स में है, पंजाब बार काउंसिल के अहकामात भी हैं कि अब बड़े पैनाफ्लेक्स नहीं लगाने, लेकिन इस वक्त आप कचहरी में जाएं, यकीन करें सिक्योरिटी इतना थ्रेट बन गया है, सारे वहाँ पे बैनर्स लगे हुए हैं कैमरों के आगे नीचे, कुछ भी खुदा न खास्ता कोई इशू हो गया तो कैमरों में कुछ नहीं आना। तो ये चीज़ें ना, मैं इन चीज़ों को बुरा समझता हूँ कि
ज़्यादा खाने और महंगा वो करना, तो इसमें एक अच्छा जो बंदा है जो काम करने वाला है लेकिन पैसे नहीं है तो वो आगे नहीं आ ठीक सकता। है। सैफ साहब, आप इसमें कुछ ऐड कर रहे थे माहर साहब के, फिर मैं आपके तो तफसीलन जो है सवाल हाँ, तुम शरारतियों वाले सवाल ना पूछा करो। ये कौन बेचारे को जो ना दोबारा कचहरी घुसने नहीं देना किसी ने। इस तरह के तुम सवाल उससे पूछ रहे थे कि कौन जीतेगा कौन नहीं, तो बस मे द बेस्ट कैंडिडेट विंस। और हाँ, इस चीज़ के साथ तो वी अग्री के देयर शुड बी इन अ लिमिट में होनी चाहिए चीज़ें। और स्पेशली जो कचहरी पे बैनर शैनर्स लगते हैं ना, इट गिव्स अ वेरी अगली लुक टू द सिटी एज वेल। बिल्कुल। और जगह जगह जो ऊपर तक फ्लाईओवर तक वो जो चिपका दिए जाते हैं बैनर्स वगैरह, ये चीज़ जो है ना ज़रा इसको थोड़ा सा डिस्करेज करना असल में माहर साहब का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, ज़रा गहरी निगाह रखते हैं हर चीज़ पे। मैं कहा कुछ ना कुछ अगर निकलवा सकूं मैं निकलवा लूं। इतना ये बोलने के बाद भी एक्सपीरियंस और फिर भी निकलवाने की सोच रहे हो, इट्स वेरी ऑप्टिमिस्टिक। ओके सर, डेंगू के हवाले से सबसे पहले आज शाहरुख ने आलम साहब का उस जो है वो शुरू हो रहा है, तो उस हवाले से डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया के मैं ज़रा इंतजाम समझना चाहूँगा कि ख़ासतौर पर सिक्योरिटी के बड़े मसाइल होते हैं, फिर उन लोगों को जो है ज़ायरीन है उनको ठहराना है, खाने का इंतज़ाम करना है, तो वो औकाफ डिपार्टमेंट किस तरह कर रहा है, आप इसमें किस तरह मदद कर रहे हैं, ज़रा तफसीलन बताइएगा। जी बिल्कुल। अब देखें, सिक्योरिटी तो खैर एक ऐसी चीज़ है जो कि हमेशा ही हमारी बड़ी ज़बरदस्त होती है, तो सिक्योरिटी तो इस बार हमने प्रॉपर की हुई है, शाहरुख आलम का उर्स है। इसके साथ साथ हमें एक्सपेक्टेड है कि कोई अराउंड 8,000 के करीब हमारे पास या 10,000 तक ज़ायरीन वगैरह आएंगे जो सिंध से आते हैं या विद इन लोकल साउथ पंजाब से आते हैं, कुछ बलूचिस्तान से भी आते हैं। तो उनके लिए जो है ना फिर उनकी रिहाइश का इंतज़ाम और ये वो, तो उसके लिए हम लोगों ने हमारे 3 बड़े स्कूल्स और एक कॉलेज जो पास ही हैं उधर, और फिर उनके अपने हॉस्टल्स हैं बने हुए उधर, तो यहाँ पे इन सब को अकोमोडेट किया हुआ है। और इस बार तो जैसे लास्ट टाइम हमें कहीं ना कहीं ये फ़ील हुआ था, लास्ट टाइम ही मैं इधर ही था जब ये उर्स था, तो शायद औकाफ वालों ने उस तरीके से टेक केयर नहीं की ज़ायरीन की जो वहाँ पे आए हुए थे। तो इस बार हमने औकाफ को बड़ा कैटेगोरिकली ये बात बोली है कि उनका खाना पीना रहना ये आप लोगों ने ज़रा ब्रीफली बताइएगा सर, मैंने आई हैव टू गो फॉर अ ब्रेक, ज़रा ब्रीफली इसको अपनी बात को कंप्लीट कीजिए। हाँ बिल्कुल। तो उनको इस बार ज़रा एक सही कड़ी हिदायत दी है कि इसको जो है ना आप फ़ौरन के फ़ौरन सही करें चीज़ों को, और इस बार खाना इनको प्रॉपर खिलाएंगे और इनकी रहने की कंडीशंस में उनको रहलाएंगे पूरे प्रॉपर तरीके से। जी बेहतर। नाज़रीन, इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम डेवलपमेंट के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। दोनों हमारे मेहमान जो हैं वो तफसीलन हर चीज़ पर नज़र रखते हैं। हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन के रिप्रेजेंटेटिव मौजूद हैं, सैफ साहब, उनसे हमने उर्स के हवाले से गुफ्तगू की कि इस वक्त क्या इंतजाम किए जा रहे हैं। मैं माहर साहब से ज़रा जानना चाहूँगा, इस वक्त मुल्तान में पंजाब का पहला डस्ट फ्री रोड बनाया जा रहा है, उसकी क्या तफसीलात है, कौन सा रोड है वो, कहाँ तक वो पहुँचा? जी माहर साहब, ज़रा तफसीलन बताइएगा। देखें तो हम भाई, एक तो इसमें कमिश्नर मुल्तान को मैं खराज तहसीन पेश करूँगा, जिन्होंने शायद जिनकी काविशों से इसको जो है विहाड़ी रोड को डस्ट फ्री रोड बनाया जा रहा है, और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ साहबा ने बाकायदा तौर पर उसके लिए फ़ंड्स भी जारी किए हैं, और बाकायदा तौर पर उन्होंने ये बताया भी है कि ये पंजाब का वाहिद विहाड़ी रोड होगा, मुल्तान विहाड़ी रोड, जो डस्ट फ्री होगा। 93 किलोमीटर पर मबनी ये रोड है, जो मुल्तान विहाड़ी चौक से शुरू हो रहा है और विहाड़ी तक जो है वो जा रहा है। एक तो बड़ी खुशखबरी ये है कि पिछले कोई 10 सालों से ये इतना टूट फूट का शिकार था, और जब भी हम रिपोर्ट करते थे तो सबसे ज़्यादा हादसात पूरे पंजाब में इसी रोड पे जो है सड़क पे होते थे। तो अब डस्ट फ्री बन रहा है, ये बहुत बड़ा चैलेंज भी है, क्योंकि मुल्तान 4 चीज़ों की वजह से मशहूर है, उसमें एक गर्द जो है वो मशहूर है। अब ये गर्द को कैसे रोका जाएगा, मैं यही समझना चाह रहा हूँ कि एक रोड है ओपन एयर जिस पर ट्रैफिक न चलना है, वो डस्ट फ्री किस तरह हो सकता है? कुछ इसके बारे में तफसीलात बताई गई हैं। मैं बताता हूँ, उसमें मटेरियल ऐसा लगा रहे हैं कि वो सड़क पे जब डस्ट नहीं आएगी, अगर आएगी भी सही तो मशीनरी बाकायदा डेली बेसिस पे उसमें वो डस्ट को जो है वो ख़त्म कर रही होगी। उसके साथ फूल और पौधे और साथ सड़क के साथ दोनों तरफ में अलग से सोलंग लगाई जाएंगी ताकि मिट्टी जो है वो इसमें ना आए। और उसमें कोई मिक्सचर जो सड़क बनाने का है वो ऐसा वो किया जा रहा है जो कि यूरोपियन कंट्रीज़ में है, जो इनका कहना है। इस वक्त अर्थ वर्क और बेस वर्क रोड का मुकम्मल हो चुका हुआ है,
ठीक है। 30 जून 2026 का ये टाइम दिया है ओके। कि इफ्तिताह इसका करना है। उसके लिए 10 अरब रुपए के फंड जारी भी हो चुके हुए हैं। मशीनरी दिन रात जो है वो काम कर रही है। अब ये कंप्लीट कब तक हो जाएगा ये? 30 जून 2026। अच्छा, ये डस्ट फ्री जो इसको बनाया जा रहा है वहाँ साहब 93 किलोमीटर से, एक बहुत बड़ी लेंथ है। इसमें आपको क्या लगता है कि ये किस तरह डस्ट फ्री बनाया जाएगा? मुझे जरा एग्जांपल के तौर पर मैं समझाएं। फिर बता रहा हूँ जी, एक मशीनरी पूरे हर वक्त 24 घंटे मशीनरी उस रोड पे रहेगी? बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखें हमारे जो आम सड़कें हैं उसमें अगर कोई मट्टी आके बैठती है तो वो निकलने का नाम तक नहीं लेती, ठीक है, जब तक उसको वॉश ना किया ओके, जाए। ओके, ओके। लेकिन वो ऐसा होगा कि उसमें जो है वो मट्टी अगर आएगी भी सही तो वो उड़ जाएगी, वहाँ से खत्म हो जाएगी। तो मशीनरी के जरिए भी साफ करेंगे और इस तरह से बना रहे हैं कि मट्टी इधर उधर से आए ही ना, ठीक है। और लेकिन है बहुत बड़ा टास्क। फिर मैं उसी बात पे आऊँगा कि मुल्तान में वैसे इतनी आंधी चलती है कि वो पता ही नहीं होता किसके शॉपर हैं। शुजाबाद के शॉपर मुल्तान में आए पड़े होते हैं। तो इस चीज़ को रोकने के लिए इस चीज़ को देखना है हमने कि किस तरह जो है वो काम किया जाएगा। लेकिन अगर होता है तो बहुत बड़ा कदम है। पंजाब का पहला डस्ट फ्री रोड, बहुत ऐसा इकदाम एक बहुत बड़ी लागत से बनाया जा रहा है। इस रोड का बनना ही हमारे लिए बड़ा जो है वो एक मसला था। रोड बन जाता है डस्ट फ्री तो हमें एक तोहफा मिल रहा है, रोड बन गया, ये बहुत बड़ी बात है। सैफ साहब, मैं ज़रा आपसे जानना चाहूँगा कि इस वक्त स्मोक के हम AQI इंडेक्स में मुल्तान जो है वो ऊपर आ रहा है। लाहौर में हम सुनते हैं कि AI गन्स लगा दी गई हैं, कुछ उसका मुकाबला करेंगे। मुल्तान की हद तक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है? सबसे पहले अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है आवाम को। अवेयरनेस कैंपेन से ज़रा स्टार्ट कीजिएगा और फिर आपने इसको कब करने के लिए क्या क्या इकदाम उठाए हैं? देखें, तो अवेयरनेस सेशन तो हमारे जो एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट है वो तो कर ही रहा है। ठीक है। इसके साथ साथ मेरे साथ एक पंजाब के बड़े मशहूर कॉलेज के प्रिंसिपल अभी कुछ दिनों पहले बैठे हुए थे, तो हमने आपस में ये बात की। बल्कि अच्छा हुआ आपके सवाल ने मुझे याद भी करा दिया कि उनसे मैंने जो है ना कोई कोलैबोरेट करके जो है ना वो एक प्रॉपर कॉम्प्रिहेंसिव कैंपेन स्टार्ट करनी है विद कॉलेज स्टूडेंट्स एंड स्कूल स्टूडेंट्स। ओके। ताकि इनको जो है ना हम अपने एनवायरमेंटल एम्बेसडर्स बना के ना घरों में भेजेंगे, जो अपने वालिदैन को खुद जाके मना करेंगे। जस्ट लाइक स्काउट्स। यस। ओके। कि स्कूल में कहा गया था कि 8 बजे के बाद अगर लॉकडाउन लग गया तो बाहर नहीं जाना। तो हो सकता है कि बच्चे जो है ना वो जब पेरेंट्स को ये बात करें तो पेरेंट्स मॉरली जो है वो इंक्लाइन हो ज़्यादा बच्चों की बात मानने पे। तो इस बार हमने बच्चों को ज़रा ये चीज़ें सिखानी है। इस मॉडल पे मैं बल्कि अच्छा हुआ याद है हम बैठे काम भी करते हैं, ज़रा इसको स्टार्ट करते हैं। जाहिर सी बात है हम अवेयरनेस इज़ द की, क्योंकि बात हमेशा वही होती है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन, सही है ना, क्योर। तो फिर उसके बाद हम अब यही कोशिश कर रहे हैं कि जितना लोगों को अभी से सेंसिटाइज कर सकें स्मोक के बारे में कर दें, रादर देन कि जब ये फिनोमेना स्टार्ट हो और हमारा AQI लास्ट ईयर की तरह से 2200 चला गया था, वहाँ तक पहुँचे और फिर इमरजेंसी डिक्लेयर हो और फिर हम डंडा उठाएं और फिर एक जो है ना वो एक अजीब सा समा बन जाए। इससे बेहतर है कि अभी से ही जो है ज़रा, स्पेशली जो आपके रेस्टोरेंट एसोसिएशंस हैं, जो आपके ताजदार हैं, ताजर हैं, आपके जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, इन सबको ऑन बोर्ड ले रहे हैं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद सैफ साहब, आज आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। हमने काफ़ी सारे जो है वो पॉइंट्स पे डिस्कशन की। हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का पॉइंट ऑफ व्यू जाना और तफसीलन हमने जाना कि इस वक्त डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन क्या करी है। महार इमरान साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन आगाह किया कि इस वक्त नए कौन से जो है वो शुरू किए जा रहे हैं डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स। इसी के साथ साथ पंजाब बार इलेक्शन के हमने तफसीलन गुफ्तगू की। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि प्रोग्राम का पहला सेगमेंट आपको पसंद आया होगा। ब्रेक के बाद हमारे साथ मज़ीद भी गेस्ट होंगे। वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे मुल्तान के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के हवाले से। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा प्रोग्राम का पहला सेगमेंट। नाज़रीन, प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट पे हमारे साथ मौजूद हैं असफर अली, जो कि यूट्यूब ऑटोमेशन एक्सपर्ट हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं, एक नई फील्ड है, व्हाट इज़ यूट्यूब ऑटोमेशन, किस तरह जो है वो हमारे यूथ को ये खुद मुख्तार बना सकती है, कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और किस तरह जो है वो इसमें काम किया जा सकता है, क्या ये आसान है या मुश्किल है, इसको सीखने में कितना टाइम लगता है। तफसीलन इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। इन्हीं के साथ हमारे साथ मौजूद हैं इकबाल बलोच साहब, जो कि हिकमत से ताल्लुक़ रखते हैं, हकीम हैं। आज का जो हमारा मौजू है इकबाल बलोच के साथ, वो हम लोग बात करेंगे ब्लड प्रेशर के हवाले से। ब्लड प्रेशर बढ़ना, ब्लड प्रेशर का एकदम गिर जाना,
किस वजह से होता है, क्या ग़िज़ा से इनको ठीक किया जा सकता है, एलोपैथिक में किस तरह एलोपैथी की मेडिसिन को ये किस तरह देखते हैं, हिकमत में किस तरह की मेडिसिन है, तफसीरन इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम असफर साहब, कैसे हैं? ये लगा शुक्र, आप सुना खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। असफर साहब काफ़ी हशाश बशाश और काफ़ी एनर्जेटिक लग रहे हैं। थैंक यू। हमारा क्योंकि मॉर्निंग शो है, हम हर गेस्ट से ये पूछते हैं कि उनकी रूटीन क्या होती है। आपकी कोई ख़ास रूटीन है या बस गहमा गहमी में स्टार्ट होता है दिन? क्योंकि मैं एक फ्रीलांसर हूँ तो फ्रीलांसर की कोई रूटीन नहीं होती, तो बस ये है कि क्योंकि हमें राउंड द क्लॉक अपोजिट कंट्रीज़ के साथ जागना पड़ता है, तो अनफॉर्चुनेटली जो है वो देर से उठना होता है, पर कोशिश करते हैं हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करने की, पर अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पाता है। असफर साहब, यूट्यूब ऑटोमेशन पे आज हमने गुफ्तगू करनी है। यूट्यूब ऑटोमेशन क्या है, ज़रा आसान अल्फाज में समझाइएगा। बिल्कुल, यूट्यूब ऑटोमेशन जिस तरह हम प्रोग्राम में बैठे हुए हैं, आपके पीछे बैकग्राउंड में 5 लोग काम कर रहे हैं, एडिटिंग कर रहे हैं, प्रोड्यूसर है, लाइन डायरेक्टर हैं, जितने भी लोग काम कर रहे हैं। सेम इसी तरह वीडियो में जब यही काम वर्चुअली टूल्स के थ्रू होने लग जाए तो हम इसको ऑटोमेशन बोलते हैं। जैसे कि मैं लोगों को कहता हूँ कि फ्यूचर आने वाला यही है कि आप सो रहे होंगे और यहाँ बैठ के आप ही बैठे प्रोग्राम कर रहे होंगे, जो कि ऑटो एडिट हो रहा होगा, आपकी वॉइस में हो रहा होगा और देखने वालों को पता भी नहीं लगेगा कि वो आप नहीं हैं। तो बेसिकली आपकी फेस वैल्यू जो है वो साइन हो रही होगी आगे चैनल्स के थ्रू या मीडिया के थ्रू, और वो आगे जो है ना वो उसको मैनिपुलेट कर रहे होंगे या उसको उस तरह से ब्रॉडकास्ट कर रहे होंगे। ठीक है। शॉर्ट में कहने का मकसद ये है कि मैं आम आदमी के लिए कहता हूँ कि ये वो वाहिद मौका है जिसमें हर बंदे के पास ये मौका है कि वो अपना कंटेंट बना सकता है और उसको दुनिया तक दिखा सकता है, और मज़े की बात यह है कि उससे आप डॉलर्स भी कमा सकते हैं। ठीक है। कंटेंट किस बनाने के लिए स्क्रिप्ट बनानी होती है, उसके टूल्स सीखने की ज़रूरत होती है, ज़रा वो आसान अल्फाज में समझाइएगा कि कौन से टूल्स सीखने की ज़रूरत है, कितने अरसे में ये स्किल जो है वो सीखी जा सकती है? देखें, सबसे पहले बात समझने की ये है कि ये काम हर बंदा कर सकता है, इसमें किसी किस्म की एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको टूल्स की समझने की ज़रूरत है, जिसमें सबसे फेमस जो है वो चैट जीपीटी है, जो हम सब आजकल जितना भी ये 2-4 सालों में ट्रेंड आया है तो लोग उसको नाम को जानते हैं। बेसिकली आपने चैट जीपीटी को समझाना है कि आपको उससे क्या चाहिए। लेट सपोज कि अगर आप स्क्रिप्ट लिखते हैं तो मुझे आपको बताना पड़ेगा मुझे एक हॉरर स्टोरी चाहिए जिसमें क्लाइमेक्स भी हो, थ्रिलर भी हो और एंडिंग उसकी हैप्पी एंडिंग हो या कंटिन्यूटी के साथ हो। तो ये मैंने आपको समझाया और आपने, क्योंकि आपका काम स्क्रिप्ट राइटर का है, तो आप मुझे वो स्क्रिप्ट बना के दे देंगे। सेम इस तरह चैट जीपीटी को आप कोई स्क्रिप्ट देंगे जो कि आपको चाहिए, वो सैंपल कहीं से भी इंटरनेट से उठा के दे देंगे, जो कि आपको पसंद आती है या आप चाहते हैं वैसी बना के दे दे। वो क्या करेगा, उसी से रिलेटेड 2-3 आपने स्क्रिप्ट अपलोड कर दिया। अब स्क्रिप्ट अपलोड कैसे करनी है, इसकी एग्जांपल यही है कि जब आपने कोई कंटेंट बनाना है, कोई यूट्यूब चैनल बनाना है, तो आपके माइंड में कोई टॉपिक तो होगा कि मुझे इस टॉपिक पे जाना है। जाहिर बात है, जब आपको रिसर्च आ रही है तो आपकी समझ में भी तो आया, आपका इंटरेस्ट होगा तो आप समझ सकेंगे। किसी भी अपने कंप्यूटर की या ऑलरेडी किसी ने काम किया हुआ है, उसके सबटाइटल एज इट इज़ 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटे की वीडियो है, वो डाउनलोड करके आप चैट जीपीटी को देंगे और उसे आप कहेंगे कि ये कंटेंट मुझे बनाना है, इसमें 4 मुझे 5 बातें 10 पॉइंट्स बताओ क्या क्या है। वो पॉइंट्स आपको ही निकाल के देगा। आप उसे कहेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड मुझे स्क्रिप्ट लिख के दे दो, वो आपको स्क्रिप्ट लिख के दे देगा। अब स्क्रिप्टिंग आ गई, फिर आगे जो है वो उसकी ऑडियो आ जाती है। ऑडियो भी स्क्रिप्ट रहते हैं सर, अभी ज़रा हम आगे गुफ्तगू करेंगे। क्रिएटिव साइड से ताल्लुक़ है, मैं खुद ज़रा क्रिएटिव लोगों के साथ उठता बैठता हूँ। जब आप चैट जीपीटी से कमांड लेके एक एनिमेशन के थ्रू आप जाएंगे, एनिमेशन खुद एक बहुत बड़ी मल्टी-बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है, आप जब उसकी तरफ जाएंगे तो आपकी वो मर जाती है। लोग जो देखने वाले हैं उनको नज़र आता है कि यार ये ह्यूमन वो नहीं है, स्टोरी नहीं है, ये एक आर्टिफिशियली जनरेटेड स्टोरी है, देख के समझ आ जाती है। तो अगर आप इसके बजाय, हम यूट्यूब ऑटोमेशन तो सीखें लेकिन स्क्रिप्ट लिखना पहले सीखें, अपनी क्रिएटिव साइड को बेहतर बनाने की कोशिश करें, बजाय इसके कि हम चैट जीपीटी की तरफ जाएं। आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि अगर आप उसको 1 क्लिक कमांड देंगे, बेसिकली देखें वो दिमाग है, उसको इस्तेमाल भी आपने करना सीखना है। अगर आप उसको सिर्फ ये कहेंगे मुझे एक स्क्रिप्ट लिख दो, तो वो आपको ऐसा ही स्क्रिप्ट लिख के देगा जिस तरह आप बात कर रहे हैं। पर अगर आप उसे कहेंगे ये 3 टॉप दुनिया के स्क्रिप्ट हैं, इसमें क्या ऐसी 10, 20, 50, 100, 1000 चीज़ें थी, वो आपको बताएगा। उसके आप कहेंगे इनमें से कॉमन जो टॉप चीज़ें हैं वो 10 मुझे बताओ और ये एलिमेंट्स उसके अंदर ऐड करो। कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती, परफेक्ट आप बनाते हैं। जो स्क्रिप्ट होता है, अगर आप स्क्रिप्टिंग करते हैं तो आपको पता है जो चीज़ आप बनाते हैं वो परफेक्ट नहीं होती, आप उसे मॉडिफिकेशन करते करते फिर एक मास्टरपीस तैयार होता है। सेम इस तरह अगर आप उसको 1 क्लिक कमांड से चीज़ लेने की कोशिश करेंगे तो ऐसी ही बनेगी जो कि आपको देख के पता लग जाएगा कुछ कमी है, इसमें कोई मसला है। ठीक है। जब आप उसमें ये सारी क्रिएटिविटी ऐड करेंगे और सारे फिल्टर्स ऐड करेंगे, उसके बाद आप खुद सोचेंगे कि ये कैसे हो गया। वो ऐसे ही हो गया कि जब आपने उसे फिल्टर करते करते तो फिर आपको एक मास्टरपीस तैयार करके देगा वो। असफर साहब, अब स्क्रिप्ट से ज़रा आगे चलते हैं, टूल्स की आप बात कर रहे थे, वो टूल्स क्या सीखने की ज़रूरत है?
देखें हर एआई टूल की अपनी एक स्पेशलिटी है। जिस तरह मैं स्क्रिप्टिंग की बात कर रहा हूँ तो क्लॉड एआई बड़ा फेमस है इस चीज़ में, उसके थ्रू आप स्क्रिप्टिंग करेंगे। चैट जीपीटी के थ्रू भी कर सकते हैं, जेमिनाई के थ्रू भी यूज़ कर सकते हैं। ओके। पर जिस तरह आप बात करते हैं स्क्रिप्ट लिखना, तो बेसिकली आपने जब वीडियो बनानी तो उसके लिए स्क्रिप्ट भी लिखना, तो उसके लिए आपको प्रॉम्प्ट चाहिए। बिल्कुल। और जब आप ऑटोमेशन जब करते हैं तो ऑटोमेशन के लिए आपको रोज़ वीडियो बनानी है, एक वीडियो नहीं 4-4 वीडियो बनानी, 10 वीडियो बनानी है, तो आप रोज़ प्रॉम्प्ट लिखना है, एक खुद एक आर्ट है। तो जो प्रॉम्प्टिंग जो करवानी है आपने रोज़ अपने स्क्रिप्ट से, मतलब सपोज आपने चैनल बनाना है हॉरर स्टोरीज़ के ऊपर, आपने हिस्ट्री पे चैनल बनाना है, डॉक्यूमेंट्रीज पे बनाना है, तो आपको एक प्रॉम्प्ट ऑलरेडी रिसर्च करके एक दिन में, 2 घंटे में, 10 घंटे में आप वो प्रॉम्प्ट बना लेंगे। और प्रॉम्प्ट जब बन जाएगा, अब आपने उसी प्रॉम्प्ट से स्क्रिप्ट लिख दी। अब स्क्रिप्ट लिख दी तो अगला स्टेप है आपका ऑडियो का, और ऑडियो बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है। हम कहते हैं कि वीडियो में कुछ नज़र ना आ रहा हो, पर अगर ऑडियो क्लियर नहीं होगी ना तो आपका देखने का दिल नहीं करेगा। बिल्कुल। उसके लिए फिर आता है आपके पास चैट जीपीटी को आप यूज़ करते हुए जब आप स्क्रिप्ट ले लेते हैं, फिर कैपकट बड़ा फेमस है, वो आपसे आप फ्री वॉइस भी जनरेट कर सकते हैं। उसके अलावा क्लिप चैम्प है, उसको यूज़ कर सकते हैं। फिर अगर आप बहुत ही टॉप नॉच चीज़ चाहते हैं, पॉडकास्ट क्वालिटी चाहते हैं, तो फिर आप 11 लैब्स को यूज़ करेंगे, वो पेड है। तो ये टेस्टिंग के थ्रू आप इस तक जाएंगे। आप ऑडियो भी आ गया, आपके पास स्क्रिप्टिंग भी आ गई, अब आ जाते हैं फिर आप वीडियो के ऊपर। बिल्कुल। तो वीडियो पर जब आते हैं तो फिर वीडियो के अंदर क्या है कि अब आपने जो स्क्रिप्ट बनाया है, अब आपको पता होना चाहिए कि जहाँ बात हो रही है हिस्ट्री की, जहाँ किसी बंदे की बात हो रही है, तो उसकी आपने इमेज क्रिएट करनी है। उसके लिए फिर VO3 बड़ा फेमस है, सोरा है, फिर चैट जीपीटी भी आ जाता है उसके अंदर। तो इन टूल्स को यूज़ करते हुए, और इसके अलावा और रोज़ाना इतनी इनोवेशन हो रही है जो अपने, अब देखें एक चीज़ आ जाती है उसके पास स्पेशलाइज्ड सेगमेंट आ जाते हैं उसके अंदर, कि आपने कोई चीज़ बनानी है, कि अब जिस तरह वीडियो की बात कर रहा हूँ तो अब सारा कुछ चैट जीपीटी नहीं होता, अब हर किसी के लिए डिपार्टमेंट अलग अलग बन रहे हैं, तो वो स्पेशलाइज्ड हैं। फिर उसी में वीडियो में जब आप चीज़ें बनाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता टूल्स भी नए नए आएंगे उसके लिए। जब आप एक पाथ आपको मिल जाएगा, सिस्टम काम कैसे करता है, फिर आप रोज़ रिसर्च करें, नए नए टूल आ रहे हैं उनको टेस्ट करते जाएं, और आपकी चीज़ जो है वो स्ट्रीम बेहतर हो जाएगी। अच्छा, इसको सीखने के लिए हमें किसी के पास जाने की ज़रूरत है, किसी मेंटोर की ज़रूरत है, या घर में बैठ के सीखा जा सकता है? दूसरा सवाल इसमें एक ऐड कर लीजिएगा, क्या ये टूल्स जो हैं वो फ्री हैं या कुछ पेड टूल्स हैं? देखिए टूल्स ये फ्री हैं, ओके, पर फ्री भी हैं, पेड भी हैं। फ्री और पेड में फ़र्क सिर्फ ये होता है, जो चीज़ आपने 5 घंटे में बनानी है, वो पेड टूल आपको शायद 5 से 10 मिनट 15 मिनट में बना के दे देगा। ठीक है। उससे आपकी एनर्जी लेवल, क्योंकि देखिए क्रिएटिविटी का एक मूड होता है, एक वीडियो बन रही है, आप उस मोड से ही आउट हो जाते हैं। अगर आप क्रिएटिविटी से ताल्लुक है तो आपको पता है कि वो आइडिया जो है ना एक स्पेसिफिक टाइम के लिए आता है, आमद होती है। हाँ एग्जैक्टली ऐसे। तो उसको अगर आप ज़ाया कर देंगे इसके लिए, तो मतलब कहने का ये है कि अगर आपके पास लिमिट दी हुई है उन सॉफ्टवेयर से, आप एक ईमेल पे एक अकाउंट बनाते हैं, उसकी लिमिट खत्म हो जाती है 10, 15, 20 मिनट में, आप एक और अकाउंट बनाते हैं, तीसरा अकाउंट बनाते हैं। पर क्या है, वो जो एनर्जी आपने इस तरफ डिवाइड की हुई है, आप उसको पेड लेकर, और अगर आपने काम करना ही है बाकी उसको फ्यूचर बनाना है, तो फिर आप पेड की तरफ आएँ, ताकि आपको कोई चीज़ रिस्ट्रिक्ट ना कर सके, आपका काम जो है फ्लो में आ जाए। फिर ये सॉफ्टवेयर है बहुत महंगे। उसके अलावा फिर ग्रुप बाय टूल्स जिसे हम कहते हैं, टूल्सify 360.com, वहाँ पर लोग शेयर टूल ले लेते हैं। वही कॉस्ट जो आपने सपोज 10,000 रुपये है, वही आपको 500 रुपये में वहाँ पड़ती है, आपके पास 10 चीज़ें आ जाती हैं, और उनको आप इस्तेमाल करते हुए फिर अपनी चीज़ जो है वो स्मूथ लाइन कर देते हैं। यहाँ पे इस प्रोसेस में सिर्फ एक स्किल की ज़रूरत होती है, जो कि है वीडियो एडिटिंग। अच्छा, वीडियो एडिटिंग की स्किल की आपने बात की कि उसको सीखने की ज़रूरत है। इसके साथ मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि क्या किसी मेंटोर की ज़रूरत है? आजकल हर किसी ने, जिसको काम अपना चल रहा है या नहीं भी चल रहा, तो उसने जो है वो एक बिज़नेस ये भी बना लिया कि मैं सिखा के पैसे ज़रा कमा लूँगा। किसी मेंटोर की ज़रूरत है या ये घर बैठ के खुद सीखा जा सकता है? देखिए, मैं तो हमेशा से ही कहता हूँ, 25 साल से मेरा डिजिटल मार्केटिंग से ताल्लुक़ है। मैं वीडियो कंटेंट क्रिएशन भी कर रहा हूँ 4-5 साल से। मैं ये कहता हूँ कि यूट्यूब से बड़ा टीचर नहीं है, पर हमें आदत हो गई है हमारे एजुकेशन सिस्टम में कि जब तक सामने बैठ के खड़ा होकर बोर्ड पे नहीं पढ़ाएगा, हम समझने को तैयार नहीं होते। अदरवाइज़ दुनिया ऐसे नहीं पढ़ती, दुनिया वीडियो से बहुत कुछ सीखती है, और आने वाला दौर में किसी के पास इतना टाइम नहीं होगा जो किसी को पढ़ा सके। तो यूट्यूब है, गूगल है, वहाँ से आप सीख सकते हैं। पर अगर आपको फिर भी किसी से सीखना है, किसी की वीडियो आपको मिल ही गई है और आप कन्विंस हो चुके हैं कि मुझे बहुत अच्छा पढ़ाएगा, तो उसके रिव्यूज़ एक दफ़ा चेक कर लें, कमेंट्स देख लें, आसपास जो लोग हैं उनसे पूछ लें, जो आपके म्यूचुअल में उनसे पूछ लें कि बंदा ठीक है या नहीं है, फिर आप उनसे ले सकते हैं। अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। इसका सब बुनियादी चीज़ें हमने सारी समझ ली कि यूट्यूब ऑटोमेशन क्या है, किस तरह इसको सीखा जा सकता है। अब ज़रा इस पे कुछ क्रिटिकल सवाल बनते हैं, उस पे जाने से पहले मैं ज़रा अपने दूसरे गेस्ट की तरफ जाना चाहूँगा। तफसीलन इस पे गुफ्तगू करेंगे कि एल्गोरिदम इस चीज़ को सपोर्ट करता है या नहीं करता। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हकीम साहब, मैं आपसे ज़रा जानना चाहूँगा, जैसे मैंने असफर साहब से गुजारिश की कि वो अपनी दिन की रूटीन बताएं। आपकी कोई ख़ास रूटीन है? आप एक हिकमत से ताल्लुक़ है आपका, कोई फॉलो करते हैं किसी रूटीन को जी सुबह उठ के? जी ज़रूर
सुबह उठ के पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ते हैं और नमाज पढ़ के तिलावत ज़िक्र अस्कार जो होते हैं और उसके बाद बहुत ज़रूरी है सेहत के लिए। और मैं इंशाल्लाह सुबह नमाज पढ़ के वॉक पे निकलता हूँ, तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर में वॉक लाजमी करता हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया हकीम साहब, इस पर तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त नाज़रीन वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे, हकीम साहब से जानने की कोशिश कर रहे थे कि वो अपने दिन का आगाज़ जो है वो किस तरह करते हैं, क्या कोई ख़ास रूटीन है या गहमा गहमी में उनका दिन का आगाज़ हो जाता है। हकीम साहब, मैं चाहूँगा ज़रा अपनी बात को मुकम्मल करें और फिर मैं आपसे अगला सवाल करूँ। जी, सुबह ज़हर के उठ के पहले जो नमाज़ पढ़ी जाती है और नमाज के बाद ज़िक्र अस्कार तिलावत कुरान मजीद और उसके बाद वॉक, और मैं तकरीबन 3 किलोमीटर रोज़ाना वॉक करता हूँ। 3 किलोमीटर अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये ब्रिस्ट वॉक करते हैं या थोड़ा सा कहा जाता है कि तेज़ चल के फिर आहिस्ता चलें, थोड़ा अपने हार्ट बीट को बढ़ाएं? तो इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता, फिर उसके बाद तेज़ चलते हैं, फिर उसके बाद जो है ना फिर ठीक है। और इसमें ये है कि इतनी वॉक की जाए कि आपको अपना जिस्म फ्रेश महसूस हो, और जब आप बिल्कुल ही अपने आप को सेटिस्फाई करें तो उसके बाद जो है ना फिर आप अपनी वॉक को ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है। तो ये तो आपके अपनी स्टेमिना पे मुनहसिर है इंसान के, और कि वो कितनी एक वॉक कर सकता है अमूमी तौर पे। हकीम साहब, नाश्ता क्या लेते हैं आप और क्या एडवाइस करते हैं? सुबह के टाइम नाश्ते में रूटीन में जो चीज़ घर में हो वही होती है, लेकिन बाज़ वक़्त आजकल जो है ना ड्राई फ्रूट्स वगैरह का जो है ना लाजमी लिया जाता है, और उसके बाद 1 गिलास दूध का, ये नाश्ता हो गया। फिर दोपहर में आप कुछ खा लें। मेरी भी अपनी यही रूटीन है, या जौ का दलिया आजकल यूज़ कर रहा हूँ मैं। अच्छा, माशाल्लाह जी। हकीम साहब, आपने जैसे बात की ड्राई फ्रूट्स ले लिए जाएं। अच्छा, कुछ लोगों की आदत होती है वो उठते ही चाय का कप पीते हैं, खाली पेट जो है वो बेड टी का जिसको हम कॉन्सेप्ट कहते हैं, या कॉफ़ी पी लेते हैं फ़ौरन उठते ही, तो वो क्या ठीक है हमारी सेहत के लिए या मुज़र सेहत है? नहीं, अमूमी तौर पे बेड टी बहुत सारे दोस्त हमारे लेते हैं, लेकिन इसको बेड टी नहीं, मैं तो इसको बैड टी कहूँगा। ओके। तो ये इस तरह सुबह के टाइम में निहार मुँह खाली मैदा जब आप चाय पीते हैं तो वो आपको बजाय एक्टिव करने के, क्योंकि उसके अंदर कैफीन की मिकदार काफ़ी हद तक मौजूद है, और वो आपके जिस्म को और आपकी जो बॉडी को एक्टिव करने के लिए होनी चाहिए, वो सुस्ती पैदा कर देती है, मैदे को ख़ुसूसी तौर पे डिस्टर्ब करती है, और आपका मैदे के अंदर तेज़ाबियत की शिकायत बहुत अरसे के बाद, थोड़े अरसे के बाद आप महसूस करते हैं, और भूख का जो है वो आपकी ख़त्म हो जाती है, जो अच्छी भूख है आपकी। और इसी तरह फिर जो है ना बाकी प्रॉब्लम भी आ जाते हैं, कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज़ भी आ सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह जो है ना दिल को भी काफ़ी, उसकी जो मूवमेंट है उसको जो है ना वो कमज़ोर कर देती है। बिल्कुल। अब हम आपने दिल के मूवमेंट को कमज़ोर किया, अब हम अपने जो है वो टॉपिक पे चलते हैं, ब्लड प्रेशर की तरफ। अब ब्लड प्रेशर का बढ़ने पे तो हम बहुत बात करते हैं कि बढ़ गया है, वो बीमारी है। मुझे ज़रा बताएं कि क्या कम होना भी बीमारी है, और ज़रा ब्लड प्रेशर की जब बीमारी की हम बात करते हैं तो वो किस तरह की बीमारियों की हम बात कर रहे होते हैं? ब्लड प्रेशर ज़ाहिर के ये एक हमारे जिस्म का दौरान खून जो है वो, इसके दौरान खून के बगैर तो इंसान का कोई जो सिस्टम है वो नहीं चल सकता। दिल की तमाम मूवमेंट का इन्हिसार इंसान के खून के दौरान के ऊपर होता है, और ये 2 तरह के होते हैं, एक फुशारे खून या हाइपरटेंशन जिसको कहते हैं, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, दूसरा जो है ना ज़ुक़्तुद दम हम तिब में इसको कहते हैं कि ब्लड प्रेशर का लो हो जाना, कम हो जाना, और उसमें यह है कि दिल अपनी मूवमेंट जो है ना वो अपनी सही तरीके से ब्लड ना मिलने की वजह से अपनी सही तरीके से अदा नहीं कर पा रहा होता, और उसमें कई सिम्टम्स आती हैं। ख़ुसूसी तौर पे ये है कि दिल डूबता हुआ महसूस होता है पेशेंट को या उस बंदे को, और दूसरा ये है कि ठंडे पसीने आते हैं उसको, चक्कर से आना शुरू हो जाते हैं, और मतली की सी कैफियत पैदा हो जाती है, और ये भी दिल के दौरे की एक अलामत है। अच्छा। और इसमें एंजाइना की कैफियत पैदा हो सकती है। जब एंजाइना होता है तो ये भी दिल का दौरे की ही एक नौइयत होती है, इब्तदाई नौइयत में से है। अच्छा, ये आप जो बता रहे हैं अलामतें, वो हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर दोनों की बता रहे हैं? नहीं, ये लो ब्लड प्रेशर ओके, ख़ुसूसी तौर, ठीक है, ऐसा है। और उसके बाद जो है ना फिर थका थका सा जिस्म तो अमूमी तौर पे महसूस करता है इंसान,
और उसके बाद जो उससे किसी किस्म का कोई कामकाज नहीं हो पा रहा होता, और वो अपने आप को बहुत ही सुस्त और मफलूज की सी कैफियत महसूस करता है कि वो अपनी बात को सही तरीके से अंजाम भी नहीं दे पा रहा होता। और इसी से जब ये अलामतें और ये सिम्टम्स काफ़ी बढ़ जाती हैं और फौरी तौर पे पेशेंट को जो है ना रिलीफ ना दिया जाए, तो वो पैरालिसिस की तरफ भी जा सकता है। ओके, अच्छा, अब आपने लो ब्लड प्रेशर के जो है वो सिम्टम्स बता दिए। मैं अब चाहूँगा आप हाई ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स बता दें ताकि फिर हम इलाज की तरफ भी इसको जी मूव करें। बिल्कुल। हाई ब्लड प्रेशर का ऐसा है कि उसमें ये है कि मरीज़ को सर में दर्द महसूस होता है पहले, और दिल पे घुटन सी महसूस होती है, और पट्ठों में असाब में तनाव, गर्दन के इस हिस्से में खसूसी तौर पे दर्द और तनाव, और आंखें, चेहरा उसका बाज़ का सुस्त होता है, और कान की लौ खसूसी तौर पे ये उसको गर्म और सुस्त महसूस होती हैं। देखने वाला भी बंदा महसूस कर सकता है इस तरह। अच्छा, ये भी स्ट्रोक की तरफ लेके जाता है? ये भी स्ट्रोक की तरफ ले जा सकता है। ओके। और अमूमी तौर पे जो ब्लड प्रेशर है, हमारे जिस्म का एक प्रेशर नॉर्मली तौर पे 120 होना चाहिए, और इसी तरह जो है ना जब ये इससे बढ़ जाए नीचे का 80 होना चाहिए। तो फिर ये आम उम्र के हिसाब से भी होता है। अगर आपका 140 तक है तो आपको इस हवाले से आप नॉर्मल वॉक भी कर रहे हैं, डाइट भी नॉर्मल, आप मिक्स डाइट यूज़ कर रहे हैं, ज़िंदगी नॉर्मल आपकी मामूली तौर पे मामूल के मुताबिक गुजर रही है, किसी किस्म का स्ट्रेस आपको नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, तो 140 तक आपका नॉर्मल है। इससे अबव अगर बढ़ता है तो फिर आपको जो है ना आपकी इसकी सेहत की तरफ ज़रा फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत है। आपको अपने किसी कंसल्टेंट से रब्ते की ज़रूरत है, किसी अच्छे मुआलिज की ज़रूरत है। आप अपने किसी अच्छे माहिर तिब से जो है ना रब्ता करें और अपनी सेहत का खसूसी तौर पे अपना ख्याल रखें। अच्छा, आपने जो सर सिम्टम्स बताए हैं हकीम साहब, ये एक्सट्रीम केस के सिम्टम्स बताए हैं, या जैसे ही मामूली तौर पर बढ़ता है ब्लड प्रेशर तो ये सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं? नॉर्मली हवाले से है। ओके। जब उससे बढ़ जाता है तो ये तो तकरीबन 180 120 तक से अबव, मतलब 180 तक भी चला जाता है, 200 तक भी चला जाता है, तो उसमें फिर आपके दिमाग की रग के फटने का खतरा होता है। और उसके बाद आपको जब ये हाई ब्लड प्रेशर में भी आपको पैरालिसिस की तरफ ले जा सकता है, और उसके बाद जब ये ब्लीडिंग भी बाज़ क्रिएट हो सकती है, नाक के ज़रिए से, मुंह के ज़रिए से, कान के ज़रिए से। अच्छा, अभी प्रैक्टिस के दौरान आप क्या देखते हैं, ज़्यादातर हमारी आवाम में हाई ब्लड प्रेशर का ज़्यादा इशू है या लो ब्लड प्रेशर का ज़्यादा इशू है? हमारे यहाँ जैसे कि हम दोस्तों की यहाँ पे लाइफ स्टाइल है, उसमें ज़्यादातर केसेस जो है ना हमारे पास वो हाई ब्लड प्रेशर के आ रहे होते हैं। ये हाई ब्लड प्रेशर के इसलिए भी मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ जो लोगों का लाइफ स्टाइल है वो नॉर्मल से मुख्तलिफ है। टेंशन, स्ट्रेस, कारोबार की कुछ जो है ना परेशानियाँ, तो घरेलू कुछ परेशानियाँ, और कुछ ऐसे हमारे ताजर हजरात या दूसरे हमारे सियासी दोस्त भी काफ़ी हद तक इसमें मुब्तला पाए जाते हैं कि इसलिए कि हुकूमत के कुछ इक़दाम ही इस नौइयत के होते हैं कि महंगाई के सबब हर बंदा परेशान है, और लोगों के बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि उस वजह से भी वो रात को सही तरीके से पुरसकून नींद नहीं सो पाते। तो सोचने से, सोच विचार से फिर ये काफ़ी सारे जो सानवी किस्म के मसाइल हैं वो क्रिएट होते हैं। बड़ी उम्र के लोगों में हो रहा है ये मसला या छोटी उम्र में भी पाया जाता है? वैसे तो हम इसको नौजवानों में भी बहुत देख रहे हैं, खसूसी तौर पे नौजवान तबका जो है वो 30 से अबव जो है वो भी इसमें मुब्तला है। अच्छा, ये एक नया फिनोमेना है हमारी जनरेशन का या पहले से होता है? इसलिए भी कि हमारे नौजवान खसूसी तौर पे जो जंक फूड का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, समझे बेकरी की चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, ये ब्रायलर जो है ना हमारे यहाँ जो चीज़ें हैं स्पाइसी किस्म की ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनमें भी इस तरह के केसेस बहुत ज़्यादा पाए जा रहे हैं। अच्छा, हकीम साहब मुझे ज़रा बताइएगा, क्या जेनेटिकली भी ये मसला होता है कि ख़ानदान में अगर किसी को ब्लड प्रेशर का मसला चलता हुआ आ रहा है तो हो सकता है कि कुछ लोग जो उस ख़ानदान में पैदा हो रहे हैं उनको भी ये मसला हो सकता है, या ये एक हमारे बाकी अवामिल की वजह से ये बीमारी पैदा हो जाती है? देखिए, जेनेटिकली भी हमने चंद एक केसेस में देखा है। ओके। तो इसलिए भी कि उनके किसी फैमिली से ये इश्यूज चले आ रहे होते हैं, और उसके बाद अगर वो नॉर्मल बच्चा नॉर्मल डाइट वगैरह यूज़ करे, बड़े होके मतलब जवानी में उसको फूड अच्छी दे, माँ अगर बच्चे को अपना दूध पिलाए तो वो बच्चा
इस तकलीफ़ से जो है ना बच सकता है, उसमें मुब्तला नहीं रह सकता। ठीक। और दूसरा ये है कि जो अब हम बाहर की चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल कराते हैं बच्चों को, ऊपर का दूध देते हैं, तो फिर इस तरह की केसेस बहुत ज़्यादा देखने में मिलते हैं। बच्चे में चिड़चिड़ापन भी बड़ा पैदा हो जाता है। हकीम साहब, तिब जो है वो काफ़ी इंसानी कैफियत के ऊपर काफ़ी काम करता है। किसी का मिजाज ठंडा होता है, किसी का मिजाज गर्म होता है। मैं चाहूँगा इस हवाले से तफसीलन गुफ्तगू करें। इस वक्त हुआ एक ब्रेक का। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। जी हकीम साहब, हम तफसीलन अपने जो मौजू पे गुफ्तगू कर रहे थे, मैं चाहूँगा जैसे मैंने ब्रेक पे जाने से पहले एक सवाल किया कि तिब जो है वो आपकी इंसान को देखती है, इंसानी कैफियत को बड़ा उनका होता है। क्या जिन लोगों का मिजाज ज़रा गर्म होता है या मिजाज जो ठंडा होता है, उनके अंदर ये बीमारियाँ होने का ख़तरा होता है कि अगर उनका मिजाज ज़रा गर्म है तो हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर का उनको जो है सामना कर सकता है? देखिए, अल्लाह तबारक व ताला ने इंसान को फितरत पे पैदा किया है, और फितरती अवामिल ये हैं कि अगर इंसान हमेशा फितरत पे रहे तो वो अपनी ज़िंदगी नॉर्मल तरीके से गुजार सकता है और सेहतमंद तरीके से गुजार सकता है। कभी उसको देखिए, ये हमारी जो मिजाज की कैफियत हैं, जिसमें हमारे यहाँ तिब के अंदर काउंट होता है अपना बरूदत, ठंडा मिजाज, फिर इसी तरह हार गर्म मिजाज समझे, और इसी तरह कुछ हमारे यहाँ जो कुछ इस तरह के अवामिल हो जाते हैं कि इंसान फौरी तौर पे हाइपर हो जाता है। तो वो हाइपर होना ये कुछ अवामिल इस नौइयत के होते हैं कि वो उसको कर देता है। ओके। वगरना कोई ऐसी बात नहीं है कि जनाब ठंडे मिजाज का बंदा जो है ना उसको ब्लड प्रेशर ना हो या उसको शुगर ना हो या इस तरह की कोई दूसरी कैफियत उसको ना हो, क्योंकि आजकल हम जो डाइट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हमारे यहाँ आजकल के दीगर अवामिल चल रहे हैं, तो उसमें भी जो ठंडे मिजाज के लोग हैं वो भी इस तकलीफ़ में मुब्तला हो रहे हैं। और इसी तरह गर्म मिजाज वाले लोग वो तो अमूमी तौर पे होते ही हैं, सफरा उसमें वैसे भी तेज़ होता है और उसकी कैफियत इंसान को जो है ना हाइपर कर सकती हैं। तो उसमें ये है कि मीठा ज़्यादा लेता है वो लोग, तो मीठे से उसको फिर शुगर की कैफियत पैदा हो सकती है। मैं यही ज़रा आपने आगे मेरे सवाल का जवाब पहले दे दिया। मैं यही समझना चाह रहा था कि किन वजूहात की वजह से जो है वो हमें ये बीमारियां हो सकती हैं। जी, वो यही है कि जब हम अपनी डाइट जो है ना उसमें कुछ फितरत से हट के कुछ चीज़ें करते हैं, फितरत के ख़िलाफ़ कोई बात करते हैं, तो वो हमारे लिए बजाय फ़ायदे के मुज़र सेहत हो सकती है, हम उस वक़्त नुकसान पा सकते हैं। जैसे कि इसमें मैंने पहले भी आपको जिक्र कर रहा हूँ कि जो आज का हमारा मौजू है वो जो है ना हमारे लाइफस्टाइल से ताल्लुक़ रखता है। इसमें अगर इंसान वॉक करता रहे, अगर इंसान वर्जिश करता रहे, वर्जिश से सेहत पाता है और उसकी फेफड़ों की कैफियत, उसकी ब्रीथिंग की जो नौइयत है, उसके अच्छे सांस की जो कैफियत है, सांस बेहतर और सेहतमंद होने से इंसान बीमारियों से बचा रहता है। फेफड़ों में भी ताकत आती है, दिल में भी सही ऑक्सीजन में उसको मिलती है, ऑक्सीजन मिलने से भी उसका दिल अच्छी जो है ना सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकता है। जब वो वर्जिश से कतराता है और लंबे सांस नहीं ले पाता, अपने आप को एक्टिव नहीं रख पाता, तो जिस्म के अंदर उसमें मूवमेंट नहीं हो पाती, तो उसके अंदर फिर जो है ना ऐसी कसाफतें जमा होती रहती हैं किस जिस्म के अंदर कि वो फिर जो है ना यूरिक एसिड का भी मरीज़ बन जाता है और नमकियात का भी उसमें स्टॉक बहुत ज़्यादा हो जाता है इस्तेमाल करने से, और बाज़ गोश्त खोर लोग भी इसमें मुब्तला हो सकते हैं। मैं असबर साहब की तरफ ज़रा मूव करना चाहूँगा। हकीम साहब, हमने क्योंकि अब तफसीलन गुफ्तगू कर ली कि बीमारी है क्या, उसको किस वजह से होती है, अब हम ज़रा चलेंगे कि इसके इलाज की तरफ। उससे पहले मैं चाहूँगा हमारे साथ जो दूसरे गेस्ट हैं मैं ज़रा उनसे ऑटोमेशन, असबर साहब हमने तफसीलन गुफ्तगू कर ली थी, बेसिकली जो बेसिक चीज़ें ऑटोमेशन के हवाले से वो मैंने समझ ली। इसमें एक आता है, अब यूट्यूब की तरफ, उस प्लेटफॉर्म की तरफ चलते हैं, कहा जा रहा है कि वो एल्गोरिदम जो है वो उस तरह ऑटोमेशन को सपोर्ट नहीं कर रहा, ख़ास तौर पर आर्टिफिशियली जनरेटेड जो चीज़ें हैं उसको वो उस तरह प्रमोट भी नहीं कर रहा उसके एल्गोरिदम को, और कुछ चीज़ों को वो टेक डाउन भी कर रहा है, चैनल्स भी बंद किए जा रहे हैं। तो इसमें कितनी सदाकत है? देखें, जब भी कोई प्लेटफॉर्म होता है उसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती है, उसको इस्तेमाल करने का तरीका होता है। अब अगर आप ये कहते हैं कि वो इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है एआई को, तो बिल्कुल गलत है। क्योंकि जब आप वीडियो अपलोड करते हैं तो उसमें एक ऑप्शन होता है कि क्या आपकी वीडियो
कहीं एग्जिस्ट करती है, मतलब रिकॉर्ड हुई है, कैमरे से हुई है, वो इवेंट एग्जिस्ट करता है दुनिया में, नहीं। अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता तो डेफिनेटली वो एआई वीडियो, उसमें ऑप्शन दिया हुआ है कि आप उसको बताएं कि एआई वीडियो है या नहीं है। अगर वो नहीं करता तो वहाँ ऑप्शन नहीं देता। तो एक चीज़ होगी। दूसरी चीज़ ये है, जब आपने बात की कि लोग कहते हैं कि ये सपोर्ट नहीं कर रहा, तो देखें मेरा यूट्यूब से ताल्लुक 15 साल से है। इस तरह का कॉन्टेंट, जब भी आप कॉन्टेंट की वैल्यू को गिराएंगे तो वो एक प्लेटफॉर्म है, हर चीज़ अगर चलानी होती है उसने तो अपनी वो क्वालिटी लूज़ कर देगा। बेसिकली वो वन लाइन इसका ये कहता है कि जब ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ हाइप पड़ी, आपके चैनल पे भी शायद एक दफ़ा बात की मैंने इसके ऊपर, कि उन्होंने स्पेसिफिकली ट्वीट की कि वो कहते हैं कि जी वैल्यू एडिशन नहीं दे रहे। वैल्यू एडिशन होती क्या है? वैल्यू एडिशन का मतलब ये है कि जब आप कंटेंट की क्वांटिटी इंक्रीज़ करते हैं तो फॉर श्योर कि उसकी क्वालिटी कम हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि आप मेहनत नहीं कर रहे, जो उसकी रिक्वायरमेंट पूरी होती है वो आप दे नहीं रहे। उसकी एग्जांपल ये है कि आप एक वीडियो, एक स्टोरी आपने बनाई, वो स्टोरी की ऑडियो भी है, बहुत अच्छी स्टोरी है, पर वो एक ही पिक्चर खड़ी हुई और उसके पीछे वो ऑडियो चली जा रही। अब वो क्या है, वो तमाम चीज़ों को पूरा करती है, पर क्योंकि वो ऑडियंस के अटेंशन उस तरह से ग्रैब नहीं करती जो कि उसकी टर्म एंड कंडीशन कहती है कि जी वैल्यू एडिशन आप पूरी करें उसके अंदर। यानी कि अब लोग सिर्फ वीडियो ही दिए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑडियो के बगैर कोई कंटेंट नहीं बनता। वो कंटेंट ज़्यादा दुनिया में माना जाता है जो कि लैंग्वेज लेस होता है कंटेंट, पर फिर भी उसकी वो गाइडलाइन होती है कि आप उसके अंदर ऑडियो ऐड कर रहे हैं। अगर आप किसी की वीडियो इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर उसके अंदर आप ऑडियो अपनी देंगे, ऑडियो इस्तेमाल कर रहे हैं तो वीडियो अपनी देंगे, या फिर उसकी क्वालिटी इतनी मेंटेन करेंगे कि प्लेटफॉर्म को नहीं ना लगे कि आप उसकी क्वालिटी गिरा रहे हैं। अच्छा, ये सारा जैसे आपने कहा कि या तो आप वीडियो अपनी देंगे या ऑडियो किसी की लेंगे, तो आप वीडियो अपनी देंगे, वीडियो किसी की लेंगे तो ऑडियो अपनी देंगे, तो अगर हम आर्टिफिशियली जनरेट करें ये सारी चीज़ें, तो ये अब प्रोप्राइटरी किसकी है? मेरी प्रॉपर्टी है या जिस टूल से मैंने बनाई उसकी प्रॉपर्टी है? किसकी प्रॉपर्टी है? देखिए, वो टूल आपको 8 सेकंड की वीडियो बना के देता है, 3 सेकंड की वीडियो बना के ठीक है, वो ऐड हो के एक मिनट की वीडियो बनती है। ठीक पहली है। चीज़ तो ये कि पूरी की पूरी किसी की प्रॉपर्टी नहीं है। जब हम वीडियो एडिटिंग की बात करते हैं तो इसका मतलब है वो सारी जो आपको वीडियोस मिलेंगी या ऑडियोज़ मिलेगी, वो ऐसा नहीं है कोई एक फाइल ऊपर रखेंगे और सॉफ्टवेयर में नीचे रखेंगे और रेंडर होगी और वीडियो तैयार हो जाएगी। उसकी अरेंजमेंट है, ऑडियो की अरेंजमेंट है, फिर आप रेंडर करते हैं, उसको सेव करते हैं, तो फिर आपको एक और वीडियो की शक्ल में तैयार होती है। इसका मतलब ये है कि जो फाइल आपने बनाई है वो एक फॉर्म में सिर्फ आपके पास एग्जिस्ट करती है। वो 1 मिनट की 30 सेकंड की फाइल वो सिर्फ आपके पास ही, दुनिया में कहीं और नहीं है। तो ये चीज़ आप कहते हैं जी कॉपीराइट किसके पास होगा? देखें, जो वीडियो आप, वही वीडियो जब आप उसे दोबारा क्रिएट करने के लिए कहते हैं तो वो न्यू हो जाती है। कॉपीराइट की जंग होती है इस चीज़ पर कि आपने वो कंटेंट बनाया, सबसे पहली दफ़ा आपने अपलोड किया, अगर उसमें मेरी शक्ल नज़र आ रही है और मैं अगर आपको अलाउ नहीं करता वो चीज़ शेयर करना या उससे पैसे कमाना, तो मुझे तकलीफ होगी, मैं उसके ऊपर स्ट्राइक दे सकता हूँ। जिस यूट्यूब ट्वीट की आप बात करें उसी में कुछ डिटेल्स जब उस पर डिस्कशन हुई, इंटरनेशनल इस पर बात की गई, तो उसमें ये कहा गया था कि कॉपीराइट के इशू पे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो आपके सीखता है जो पहले एग्जिस्टिंग डाटा है। तो जब आप कमांड लेके उससे कोई चीज़ सीख रहे हैं तो लामहला तौर पर आप किसी का कंटेंट जो बनाया हुआ है उसकी कमांड से चीज़ सीख रहे हैं, तो यूट्यूब जो है वो फिर उसको प्रमोट नहीं करता। और जहाँ पर आपने बात की कि वैल्यू एडिशन नहीं हो रही, तो अब यूट्यूब ने क्या पूरे उसके ऊपर ब्रैकेट लगा दिया कि मैं इस तरह की वीडियोस को प्रमोट करूंगा ही नहीं, हमारा प्लेटफॉर्म सपोर्ट ही नहीं करेगा, आप जितना मर्जी उसके ऊपर ऐड करते हैं। तो ये 2 सवाल हैं, इसका ज़रा आंसर कीजिएगा। देखें, मैं कंटेंट बनाता हूँ, मेरी रीच अगर 1 लाख से 1 मिलियन पे जाती है, उसकी वजह एआई वीडियो होती है। क्यों? अच्छा, क्यों? मैं अपनी शॉर्ट में फिलर यूज़ करता हूँ जो कि एआई बनाता है। फिलर का मतलब ये है कि वो आप चंक 2-2, 3-3 सेकंड के जहाँ बात हो रही है उससे engaging आप उसका बी रोल लगाते हैं और उससे वो बन जाता है। ऐसा ही है। उसकी रीच बढ़ जाती है। जब मैं अकेला स्क्रीन पे आ रहा हूँ तो उसकी रीच नहीं होती है। क्यों? क्योंकि हमारी आंखों को कुछ ना कुछ नया देखना है हर सेकंड में। देखो सर, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, सवाल लाजमी दीजिएगा। आप उस एआई को यूज़ कर रहे हैं अपने कंटेंट के अंदर, लेकिन यूट्यूब ऑटोमेशन में एक ये भी है कि वो स्क्रैच से ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू बनाया जा रहा है, तो उसमें उस तरह की मेहनत नहीं हो रही। फिर एल्गोरिदम को चीट किया जा रहा है, 6 से 7 वीडियोस बना के अपलोड करनी, एल्गोरिदम को लगता है कोई नई चीज़ बहुत ज़्यादा है, वो उसको प्रमोट करता है जितनी ज़्यादा उसकी अपलोडिंग होती है। तो फिर यही बात है, मैं इसी पॉइंट पे आ रहा था कि मैं आपको बताया एक जेन्युइन कॉन्सेप्ट क्या है। अब जब आप वो बात करते हैं, जब आप उसकी तरफ आते हैं कि जी सारा कुछ ही एआई है, वो तो एक कंटेंट का पार्ट बनाया ना आपने, बिल्कुल, ये तो पूरा का पूरा एआई है। देखें, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि जो भी आप देख रहे होते हैं ना, उसका सारा डाटा यूट्यूब के पास जा रहा होता है। इंगेजमेंट क्यों आ रही है, किस वजह से आ रही है?
क्या आपने क्लिक बेट किया, थंबनेल में कोई ऐसी चीज़ लगाई वो अंदर थी ही नहीं। अब वो आपकी वीडियो को पूरा का पूरा स्कैन करता है, उसमें एक एक लव स्कैन करता है। मैं अगर यहाँ बैठ के बोलता हूँ कि मैं आप 5 लाख रुपए घर बैठ के बना सकते हैं, अगर वो चीज़ उस तरह से बोली गई है वो उस वीडियो के ऊपर स्ट्राइक भेज देता है। अच्छा, कहता है बात ही नहीं कर सकते आप इसके ऊपर। फेसबुक इस मामले में बहुत अच्छा है, टिकटॉक उससे भी ज़्यादा अच्छा है, ये सारे प्लेटफॉर्म उस तरह से है। अच्छा, ये बात हो गई। अब जब आप उसकी बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि जी आप वो अरेंजमेंट ऑडियो और वीडियो दे दी तो काफ़ी है। देखें, इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि एक चीज़, जैसे कि हकीम साहब बैठे हुए हेल्थ के ऊपर बात कर रहे हैं, अगर हेल्थ से रिलेटेड मैं कोई भी कंटेंट बनाता हूं तो उसके ऊपर एक यूनिवर्सल लॉ है। एक वेबसाइट है दुनिया की 80% ट्रैफिक ले रही है। क्यों ले रही है? क्योंकि हेल्थ और फाइनेंस एक सीरियस मैटर है, किसी की जान और माल को नुकसान हो सकता है। वो ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है कोई भी अनटिल अनलेस कि वही है कि डॉक्टर बगैर डिग्री के आपका इलाज कर रहा है, तो ये चीज़ वहाँ भी अप्लाई होती है। तो इन्फॉर्मेशन की टाइप, आप क्या बात कर रहे हैं, ये भी मैटर करता है, ना कि सिर्फ आप उसको वैल्यू एडिशन में बात हो रही है या नहीं हो रही है। वो किसी एक काम का कंटेंट होना चाहिए, वो डाटा रिवील करता है। अब उसमें आप कह दी कौन कौन सी नीचेज़ हैं जो कि जिसमें ये प्रॉब्लम आता है। हाँ बिल्कुल, हेल्थ पे आता है, फाइनेंस पे आता है। जब भी आप पैसों की बहुत ज़्यादा बात करते हैं, लोग एफिलिएट को या ऐप्स को प्रमोट करने के लिए वहाँ से रीडायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो उसके ऊपर फ़ौरन नहीं नज़र आता, पर वो आपके डाटा से लिए, मतलब आपने कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन दी जो कि सही नहीं है तो लोग रिपोर्ट करते हैं। उस रिपोर्ट की ऑथेंटिसिटी चेक की जाती है कि कोई बायस तो नहीं है, क्या वाकई उसके अंदर बात है। तो अब तो एआई को सब कुछ पता है, डाटा बता रहा होता है कि भाई ये चीज़ इतनी जा रही है, तो आपकी लोग ऐसे ऐसे हैं जिन्होंने चैनल बनाया और उसके बाद उनकी वीडियो भी खुद ही बनती है, स्क्रिप्ट भी खुद ही बनता है, अपलोड भी खुद ही हो जाती है, तो कोई पीछे चीज़ें एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि आपकी वैल्यू एडिशन में जान होनी चाहिए। वैल्यू एडिशन की कोई वन लाइन आंसर नहीं है, पर जो आप चीज़ बता रहे हैं वो उसके अंदर होनी चाहिए, वो सारे उस स्टैंडर्ड्स को पूरा करना चाहिए। यू शुड टेक हेल्प फ्रॉम द एआई, नॉट itself generate things from AI। Exactly, अगर मैं इस सारी बात को बंद करने की कूजे में बंद करने की कोशिश हाँ बिल्कुल। देखें, मैं पिछले हफ्ते दुबई में था, अब एआई पे इतना ज़्यादा काम हो रहा है, कमर्शियल इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा अफेक्ट हो गई है, बिलियन ऑफ डॉलर का लॉस हो रहा है लोगों को, जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी कमर्शियल इंडस्ट्रीज, प्रोड्यूसर्स, दुनिया के महंगे महंगे कैमरे लेके आए थे, अब पूरी कमर्शियल जो है ना वो एआई पे बन रही है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि जी यूट्यूब प्रमोट नहीं करेगा उसको? तो दुनिया में सब कुछ इस पे हो रहा है। जितनी कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, मैं दुनिया में जहाँ भी जाता हूँ, जितने भी इन्फ्लुएंसर से मिलता हूँ, उसमें बेसिकली अगली चीज़ का यही कि अपने आप को एआई का पार्ट बनाना फ़र्ज़ हो गया, ज़रूरी नहीं हो गया, फ़र्ज़ हो गया। बिल्कुल, लोग तो अब अपने फेसेस को पेटेंट करा रहे हैं, एक्टर्स ने जो पेटेंट कराना शुरू कर दिया, तहरीकें चल रही हैं हॉलीवुड में, हमने राइटर्स की कुछ तहरीकें देखी। नाज़रीन, इस पर तफसीलन गुफ्तगू करेंगे, इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम तफसीलन गुफ्तगू कर रहे थे असफर साहब से कि यूट्यूब ऑटोमेशन के हवाले से किस तरह जो है वो सपोर्ट किया जा सकता है, किस तरह हमें खुद मुख्तार बनाता है, यूट्यूब ऑटोमेशन क्या है। असफर साहब, हमने ज़रा तफसीलन हर चीज़ पे गुफ्तगू कर ली है, स्किल किस तरह सीखा जा सकता है। अब ज़रा बात आ जाती है जिस पे लोग सुनना भी चाहेंगे कि क्या इससे कमाया जा सकता है, क्या इससे इतनी इनकम जनरेट हो सकती है कि घर को जो है वो चलाया जा सके। देखें, जब हम फील्ड कहते हैं किसी भी चीज़ को, डेफिनेटली वो घर चलाने के लिए इस्तेमाल होती है, पर बात वही है कि वो मैं ऐसी फिगर पूरे पाकिस्तान में ट्रैवल करता, पूरी दुनिया में, तो एक बंदे की एवरेज इनकम जो है, मतलब जिसको कम से कम 1 से 1.5 साल जिसने ऑटोमेशन को दिए हुए, यूट्यूब ऑटोमेशन को, उसकी इनकम $2000 से लेकर $5 लाख है एक महीने की। ओके। और डेफिनेटली वो अकेला बंदा काम नहीं कर रहा होता, उसके साथ 2 4 5 लोग अटैच होते हैं, टीम होती है। और मेरे बहुत ही करीबी दोस्त हैं, उनकी पर्सनल 150 चैनल्स हैं, और राउंड अबाउट जो है ना वो यूँ समझ लें आपके 10-20 हज़ार से 50 हज़ार। और ये एक ही एडसेंस के साथ कनेक्टेड है? नहीं, मल्टीपल एडसेंस होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। वो चीज़ें हैं, जब मैं 1-1.5 साल 2 साल की बात करता हूँ, तो आपको एक तो आपने कमाना है और सेफ्टी के साथ कमाना है, बिल्कुल, फिर उसको अलग अलग रखना है, नीचे डिफरेंट होगी। मतलब हम यहाँ क्या करते हैं, हम समझते हैं एक फार्मूला है, उसको वो मिल जाए किसी तरह, हाँ, बिलियनियर बन जाए हम कल। तो वो जो वैल्यू एडिशन की जब बात करते हैं ना, वैल्यू एडिशन यही है कि आपने, ठीक है आपको काम आता है, अब आप उसमें वैरायटी अपने आप को जज करें। आप समझते हैं कि जो आप कमा रहे हैं कि शायद वही है, उससे दुनिया और बहुत आगे है, हम कॉपी करने की कोशिश करते हैं। मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि जब आप कंटेंट पे फोकस करेंगे ना, तो पैसा अनलिमिटेड होके ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अभी जैसे बात करें कि इससे कमाया जा सकता है, घर चलाया जा सकता है, एक अच्छी इनकम स्ट्रीम जो है वो जनरेट की जा सकती है। इन्वेस्टमेंट क्या चाहिए? एक पीसी, कुछ टूल्स ख़रीद लिए, एक इंटरनेट के कनेक्शन, मोर देन इनफ?
देखें, अगर आप फ़ोन में कंफर्टेबल है तो फ़ोन में भी हो सकता है। ओके। जब हम एआई की बात करते हैं तो एआई के लिए अपनी चीज़ों को तेज़ करने के लिए आपको वहाँ पर पेड सब्सक्रिप्शन टूल की लेनी पड़ेगी, ताकि आपको जो क्वांटिटी चाहिए वो जल्दी आपको मिल सके और आपका काम ज़्यादा तेज़ हो सके। फ्री से भी हो सकता है, जब आप उसको एक्सप्लोर करेंगे कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, तो लोग फ्री से भी स्टार्ट कर सकते हैं। टेस्टिंग फ्री से ही करनी चाहिए। जब आपको समझ आ जाए हाँ मुझे समझ आ रहा है, अब मुझे पेड की तरफ जाना चाहिए, तो ग्रुप बाय एक टर्म है जिसमें आपको बहुत सारे टूल कम पैसों में मिल जाते हैं, वो आप ले लें, उसको इस्तेमाल करें और वहाँ से शुरू करें। आप उस चीज़ को सीखने की नीयत से करें कि हाँ मुझे 15-20 दिन, 1 महीने में कम से कम मैंने इसका फार्मूला बनाया, कम से कम आपको 50 वीडियोस मैनुअली खुद बनानी चाहिए। उसके बाद आप ये डिक्लेयर करना है कि फील्ड मेरे से नहीं हो पा रहा, या मैं नहीं कर सकता, या मेरे सर के ऊपर से गुजर रही है, फिर आप डिसाइड करें। क्योंकि और दूसरी चीज़ ये कि ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स है, हम तो यूट्यूब की बात करें कि जब आप एक वीडियो बनाते हैं तो फेसबुक पे भी जाती है, फेसबुक भी आपको पैसे देता है, इंस्टाग्राम आपको स्पॉन्सर की शक्ल में देता है। फेसबुक ने पैसा देना शुरू कर दिया जी पाकिस्तान में? बिल्कुल देना शुरू कर दिया। ओके। बहुत टाइम से दे रहा था। मैं खुद पाकिस्तान में काम करता हूँ, फेसबुक मोनेटाइजेशन के लिए क्रिएटर्स जमा करते हैं हम लोग, सारे को मोनेटाइज करके देते हैं। पर उसमें मेन चीज़ ये है कि हम जो एक वीडियो बनाते हैं, हमें लगता है कि यूट्यूब पैसे दे रहा है तो हम सिर्फ वहीं अपलोड करते हैं। हालांकि टिकटॉक दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, आपको वहाँ अपलोड करनी चाहिए। हमें वो नज़र आता है कि वो ऐड से पैसे आते हैं सिर्फ। आप यकीन जाने जो ऐड से पैसे आपको मिलते हैं वो ना होने के बराबर होते हैं। बिल्कुल, पाकिस्तान में तो बहुत रेट कम है। ऐसे ही है। तो आपको ब्रांड्स की तरफ जाना है, आपको इतनी ऑडियंस बनानी है कि आपके पास ब्रांड आए। वो जब आपको पैसे देगा, वो एक वीडियो के इतने पैसे दे देगा जो आपको महीने के वीडियो पैसे देने हैं, पर उसके लिए आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी। बिल्कुल, एक टाइम के लिए उस स्टेज पर पहुंचना है, तो फिर आप एक टाइमलाइन दे दें। बिल्कुल लास्ट में आपसे ये सवाल करूंगा कि कितनी देर में स्किल सीखी जा सकती है और कितना अरसा आपने इस स्किल को लाजमी देना है इससे पहले कि आप क्विट करें? आपने टूल सीखने हैं, उसके लिए 2 से 4 दिन लगेंगे ऑन एवरेज। बहुत ही ज़्यादा आप स्लो माइंडेड होंगे, हफ्ते 1.5 हफ्ता लगेगा। उसके बाद आपको सॉफ्टवेयर सीखना है, वीडियो एडिटिंग सीखनी है, 2-4-5 दिन उसमें लगेंगे। ऑन एवरेज 1 महीने में, 15 दिन से 1 महीने में आप एक्सपर्ट बन सकते हैं सारी चीज़ों। ओके, यूट्यूब ऑटोमेशन के। हकीम साहब, मैं अब चाहूँगा कि हम अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ लेके चलें। हमने गुफ्तगू की ब्लड प्रेशर क्या है, हमने ये जाना कि ब्लड प्रेशर किस तरह होता है, किस तरह की बीमारियाँ हो सकती हैं, किस तरह की संगीन बीमारियाँ हो सकती हैं। अब मैं चाहूँगा क्या इसका इलाज बता दें। पहले क्या दवाइयाँ लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है या घरेलू इलाज से इसको कंट्रोल करना मुमकिन है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, ठीक है, और उसके बाद अपनी डाइट पे तवज्जो करते हुए फिर आप मेडिसिन की तरफ आएँ। और इसमें पानी का बहुत अहम किरदार है अपने ब्लड प्रेशर को आपको अपने लेवल पे रखने के लिए, कि आप कूल माइंड हों, कि पानी कम से कम इतनी मिकदार में पिएं कि आपको डेली कम से कम 10 गिलास 12 गिलास पानी आपको रोज़ाना पीना चाहिए। ठीक है, समझिए। और इसी तरह ये नहीं है कि आप एट अ टाइम इतना पी लें या सिर्फ 2 दफ़ा ही पी लें, नहीं, वक्फे के साथ ऐसा ऐसा थोड़ा थोड़ा जो आप पिए, कम से कम आप 50 से 100 ml पी लें, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं। फिर ये है कि उसके बाद आप ऐसी डाइट इस्तेमाल करें। हकीम साहब, इस बात को कंप्लीट कीजिएगा। इस वक्त नाज़रीन हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं। जी, अपना नाम बताइएगा और सवाल कीजिएगा। मेरा नाम नुसरत है, मैं इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ। मेरा सर से बात करनी है कि क्या ये जब कहते हैं आ रहा होता है कि आप घर बैठे पैसे कमाएं, और जो कम पढ़ी लिखी होते हैं जैसे हम घरेलू होते हैं, क्या वो किस तरह कर सकते हैं काम? उनको भी ये सिखाते हैं? ठीक है जी, असफर साहब वो पूछना चाह रही हैं कि आप सिखाते हैं क्या, या ख़ुद वो सीख सकते हैं इस स्किल को, जो है वो जो इतने ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, घरेलू या ख़वातीन हैं? देखिए, इसका जवाब शायद मैं यहाँ ना दे सकूँ, पर उनको मैं हर ज़रूर बता देता हूँ। हर किसी के सर्कमस्टांसेस, उसका समझने का तरीका, उसको सीखने का टाइम डिफरेंट होता है। चैट जीपीटी पर जाएंगी, चैट जीपीटी एक ऐप है, सर्च कर लेंगे, ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे, एंड्रॉयड हो या कोई भी हो, उस पर डाउनलोड करके जो इनको आता है वो ये बताएंगे, आगे से जवाब मिलेगा। समझ आ रहा है, ठीक है, यही सवाल जो मैंने ये समझ रहे हैं कि 5-10 मिनट के सवाल जवाब में जवाब देना है, वो आपको वहाँ से आंसर मिल जाएगा। हकीम साहब, बिल्कुल आखिरी मिनट है हमारे पास, मैं चाहूँगा अपनी बात को भी कंक्लूड कीजिएगा और कोई पैगाम भी दे दीजिएगा इस हवाले से। इसमें यह है कि आप डाइट की तरफ, जैसे मैं कह रहा था, उस पर तवज्जो दें। खसूसी तौर पे हमारे यहाँ ग़िज़ा के अंदर जौ का अहम किरदार है, जौ का दलिया इस्तेमाल करें, ये सुन्नत रसूल भी है, और ये हमारे ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल में रखेगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल को आपको बेहतर करेगा।
मिलेगा। और दूसरा ये है कि आपकी नींद पुरसकून आएगी, थकावट दूर होगी आपकी, अपने आप में आप चुस्ती और एक्टिवनेस पैदा बहुत शुक्रिया करेंगे। हकीम साहब, आज प्रोग्राम में तशरीफ़ रावरी का। आपने तफसीलन हमने हर चीज़ पर गुफ्तगू की, आपने तंबीह भी की, इसी के साथ साथ इलाज भी बताया। असफर साहब आपका बहुत शुक्रिया, हमने आज यूट्यूब ऑटोमेशन पर गुफ्तगू की। उम्मीद करते हैं कि नाज़रीन को बड़ा आसान अल्फाज में हम समझाने में कामयाब हुए होंगे। नाज़रीन उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपनी कीमती राय लाजमी फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेजेस पर दीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान तिहामा आज़म को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।